नमस्कार, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण, सहायक आचार्य। एक भारी सा शब्द है सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान। मेरे जो भी दोस्त ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, इस शब्द को अगर इंग्लिश में देखेंगे तो उनके समझ में आ जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा, थ्योरी का एक टॉपिक है पोस्ट मॉडर्निज्म। बहुत कम आपको पहले ये पढ़ने में आया है। आपने जब ग्रेजुएशन की थी तो ये टॉपिक आपके कहीं भी नहीं था थ्योरी में, क्योंकि अभी भी ना सिलेबस बहुत पुराना चल रहा है सब राजस्थान की सब यूनिवर्सिटीज के अंदर। हाँ, डीयू में, जेएनयू में और इनमें जरूर ये पढ़ाया जाता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में टॉपिक चलता है। एमए तक आते आते कुछ यूनिवर्सिटीज ने इसको शामिल कर लिया, राजस्थान यूनिवर्सिटी में शामिल कर लिया इसको, और उसके बाद ये नेट में भी टॉपिक आ गया। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बिल्कुल कंटेम्परेरी टॉपिक है, पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद। नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी है, जो आरपीएससी का है। तो आज ऐसे एक मजेदार टॉपिक की आज हम चर्चा करेंगे जो बिल्कुल नया है, जिसके विचारक आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, लेकिन अंत में जब हम कंक्लूजन निकालेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि ये टॉपिक बिल्कुल छोटा सा था और इसमें से 5-7 प्रकार के ही क्वेश्चन उठते हैं, बार बार वही रिपीट होते हैं भांति भांति से। बस अपने को इसको समझना है कि ये है क्या, ताकि जब कभी आप खुद पढ़ो ना इस टॉपिक को, ये टॉपिक समझ में आ जाए। आप इस टॉपिक को 20 बार पढ़ लो, ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अजीब सी भाषा है, अजीब सी शब्दावली है, तो ये बड़ी दिक्कत पैदा करता है। तो आज अपन मिलके इस पे जब चर्चा करेंगे तो टॉपिक बड़ा आसान हो जाएगा। पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद, बिल्कुल एक समकालीन अवधारणा है। और हम जब आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं उसमें भी पढ़ते हैं इसको। कई बार ये कंसेप्ट में आ जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक विचारधारा का और परिवर्तन का रूप नहीं ले पाया, तो कई बार ये ना कई जगह आइडियोलॉजी में भी इसको शामिल किया जाता है, विचारधाराओं में पोस्ट मॉडर्निज्म को शामिल किया जाता है। डेवलपमेंट हुआ 1970 के बाद, तेजी से इसके ऊपर काम हुआ, लेकिन इसका कोई बहुत लंबा नहीं चल पाया ही। हालांकि आज भी इस पे बहस होती रहती है, पर ये कोई स्वतंत्र और अच्छा वजूद नहीं बना पाया। हालांकि एक बार ये बड़े तेजी से फैला साहित्य में, वास्तुकला में और आलोचना शास्त्र में और भाषा में और पेंटिंग वेंटिंग में इसने एक बड़ी भूमिका अदा की एक बार। तो मूलतः नहीं, राजनीति विज्ञान के लिए पैदा हुआ कंसेप्ट नहीं है। इसका जो मुख्य संबंध है वो भाषा से है, आलोचनात्मक साहित्य से है। यहां आलोचनात्मक साहित्य शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, आप बिल्कुल भी आलोचनात्मक सिद्धांत की तरफ जाने की कोशिश नहीं करें, साहित्य से है। इसका संबंध एक विशिष्ट प्रकार की कल्चर डेवलपमेंट करने से है। ये वास्तुकला में भी आया, आर्किटेक्ट, अलग प्रकार के भवनों का निर्माण, चित्रकला में भी आया, और मूलतः ये दर्शन का है, फिलोसॉफी का है। फिर हम दर्शन से इसको लेके और राजनीति विज्ञान में आ गए। क्योंकि ये दर्शन से आया है और भाषा से आया है, विशेष करके दर्शन और भाषा से, इसलिए ना ये समझ में कम आता है। अगर ये सीधा राजनीति विज्ञान में पैदा हुआ होता और इस प्रकार का कोई आंदोलन या विचारधारा होती, तो जैसे अपने मार्क्सवाद समझ में आ जाता है, उदारवाद समझ में आ जाता है, तो समझ में आ जाता।
दिक्कत ये है कि भाषा से और घूम घाम के और फिर राजनीति विज्ञान में इसको खींच के लाया गया, तब इसकी दिक्कत आती है। शब्दावली से पता चल रहा है कि उत्तर आधुनिकता, इसका मतलब एक चीज चली गई है, क्या चीज? आधुनिकता। और अब इसके विरोध स्वरूप क्या आ गई है? उत्तर आधुनिकता, जो नकार रही है कि हे आधुनिकता तेरी तो हो गई है छुट्टी और तेरी जगह कौन आ गई है? मैं आ गया हूं। उत्तर आधुनिकता आ गई है, उत्तर आधुनिकतावाद आ गया। तो ये माने कि अब ये काल चला गया है आधुनिकता का और उसकी जगह क्या आया है? उत्तर आधुनिकता। पोस्ट होता है बाद का काल। वो सारी परंपराएं, विचार, रीति रिवाज, सोच की पद्धति, वो संरचनाएं, संस्थाएं, वो सब चली गई है जिनका संबंध आधुनिकतावाद से था। और अब सारी चीजें नई होगी और इनके विपरीत होंगी और इनमें संशोधनात्मक होगी। वो सारी चीजें उत्तर आधुनिकतावाद में आएगी। अभी एक बार कहते कोई छवि नहीं बनती, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उत्तर आधुनिकतावाद की एक छवि बन जाएगी मन में। तो उत्तर आधुनिकतावाद की छवि तब बनेगी जब हम इससे पहले किसको समझे? आधुनिकतावाद को। जब तक इन आधुनिकतावाद की इसके साथ तुलना नहीं की जाएगी, इससे अलगाव नहीं किया जाएगा, तब तक ये हमारे समझ में नहीं आएगा। तो पहले अपन आधुनिकता को समझना होगा कि आधुनिकता क्या थी। मॉडर्निटी क्या थी, या मॉडर्निज्म क्या था, आधुनिकतावाद क्या था? आवाज सही आ रही है ना? एक रिदम में आ रही है, पूरी फ्लैक्चुएट हो रही है क्या? हेलो हेलो। अब एक बार कोशिश कर लेते, आप बीच में टोक देना ना। मॉडर्निज्म, मॉडर्निज्म की ना चर्चा हमने तब की थी जब हम विचारक के रूप में हेबरमास को कर रहे थे, तब अपने आधुनिकता की चर्चा की थी। आधुनिकता भी तब तक समझ में नहीं आता जब तक अपन क्या नहीं कर लेते, ज्ञानोदय नहीं कर ले, एनलाइटमेंट नहीं कर लेते, तब तक ये भी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार दोबारा दोहरा लेते हैं ताकि आधुनिकता की एक तस्वीर हमारे मन में बन जाए। 16वीं सदी तक आते आते और मध्यकालीन परंपराओं ने, मध्यकालीन विचारों ने, मध्यकालीन संरचनाओं ने और मध्यकालीन मूल्यों, मध्यकालीन जीवन पद्धति ने, शाब्दिक हेरफेर है, कुछ नहीं है, ज्यादा शब्दों पे नहीं जाएं भले। मध्यकाल में अवसान होने लगा और इस अवसान में जो भूमिका निभाई गई वो निभाई गई धर्म सुधार आंदोलन और पुनर्जागरण के द्वारा। ये कई घटनाएं अपन एक तरतीब से करते हैं कि एक के बाद एक घटनाएं होती गई। पुनर्जागरण आया, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, तर्कवाद आया, विवेकवाद आया, विज्ञानवाद आया, उद्योगवाद आया, परिणाम स्वरूप पूंजीवाद आया और फिर विचारधारा के रूप में उदारवाद आया। इन सब का परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि व्यक्ति क्या आ गया, अब केंद्र में आ गया, व्यक्ति सेंटर में आ गया, व्यक्ति का कल्याण सेंटर में आ गया। आज तक जो सारा कुछ था वो समर्पित था या तो चर्च के प्रति, धर्म श्रेष्ठ था, या जहां कहीं निरंकुशता आ गई वहां राजतंत्र श्रेष्ठ था। व्यक्ति कहीं भी केंद्र में नहीं था, व्यक्ति का कल्याण कहीं भी केंद्र में नहीं था। और व्यक्ति कल्याण की भी चर्चा करें तो व्यक्ति का भौतिक कल्याण भी केंद्र में नहीं था। अगर केंद्र में था तो व्यक्ति का पराभौतिक कल्याण केंद्र में था कि यही लोक की बजाय किसका सुधार करना है? परलोक का सुधार करना है। यहां भले ही आप भूखे हैं, दुख पा रहे हैं, तिल तिल के मर रहे हैं, लेकिन अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको आगे जाके क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा। तो 1000 साल तक
आदमी के ऊपर स्वर्ग की झूठी कामनाएं थोपी गई, और उसका शोषण किया गया। धीरे धीरे व्यक्ति थोड़ा तार्किक हुआ, तब उसके समझ में आया कि परलोक की ऐसी कोई वैज्ञानिक सत्ता नहीं है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है और धर्म की मनमाफिक व्याख्या भी की जा सकती है। तब फिर ना मध्यकालीन रूढ़ियां चली गई, धर्म का प्रभाव चला गया, धार्मिक रूढ़ियां चली गई, और किसका विकास हुआ? ज्ञानोदय आया। जब ये ज्ञानोदय हुआ, इट मीन्स ज्ञान का उदय हुआ। इसका एक टिपिकल हिंदी शब्द और है, कल भी हम देख रहे थे, क्या आया? प्रबोधन काल आया, एनलाइटमेंट एरा आया। ज्ञान का विकास हुआ तो व्यक्ति तार्किक हो गया, व्यक्ति की सोच वैज्ञानिक हो गई, और हम कहने लगे कि व्यक्ति क्या हो गया? विवेकशील हो गया। इन सब वजह से जैसे ही ज्ञानोदय हुआ, तब कुछ नई संरचनाएं और कुछ नए मूल्य सामने आए। मूल्य आया, एक ये आया कि धर्मनिरपेक्षता आ गई, ये एक नया मूल्य आया। एक नई संरचना खड़ी हुई, सीमित सरकार की संरचना, ये आ गया। वोट आ गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आया। परिणाम स्वरूप एक नई चीज आई, लोकतंत्र आया। व्यक्ति की तार्किकता को जैसे जैसे आगे बढ़ाया गया, नई नई चीजें पैदा होगी, और ये कहा गया, इन सब तार्किकता ने, विवेकशीलता ने, वैज्ञानिकता ने एक चीज निश्चित कर दी कि अगर हम सोचें ढंग से तो हम ना सार्वभौमिक नियमों का और सार्वभौमिक सत्य का निर्माण कर सकते। हम ऐसे कानूनों का, ऐसी संस्थाओं का, ऐसे नियमों का, ऐसे मूल्यों का निर्माण कर सकते हैं जो पूरे संसार के लिए, मानव जाति के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तब एक नई चीज आई, सार्वभौमिकता। देखिए, सार्वभौमिकता का विचार तो पहले भी था, यूनिवर्सलिज्म। विचार ये था कि अगर आप ईसा मसीह के रास्ते के ऊपर चलते हैं तो आप सबके पराभौतिक जगत का क्या होगा? कल्याण होगा। तो ये सार्वभौमिकता थी। ये एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ माना गया कि अगर आप ईसा मसीह के बताए और बाइबल के बताए रास्ते पे चलेंगे तो आपको पक्का ही क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, और आपका आगामी जीवन सुखी हो जाएगा। ऐसे ही सार्वभौमिकता का निर्माण इस्लाम धर्म ने किया कि आप बाइबल के रास्ते पे नहीं, कौन से रास्ते पे चलेंगे? जब कुरान के रास्ते पे चलेंगे तब आपको हूर मिलेगी, परियां मिला करेगी। ऐसे ही फिर और दो छोटे धर्म थे, उन्होंने भी वादा किया। अपने यहाँ भी ऐसे धर्मों ने कुछ वादे किए। बौद्ध ऐसा वादा नहीं किया करता था कभी, क्योंकि वो पराभौतिक जगत को मानता ही नहीं था। तो सार्वभौमिकता तो पहले भी थी। इन्होंने कहा, उन्होंने सार्वभौमिकता तो ले ली, लेकिन उन्होंने धर्म को निकाल दिया, ईश्वर को निकाल दिया और स्वर्ग को इससे निकाल दिया। इन्होंने कहा कि हम ऐसे सार्वभौमिक मूल्यों का निर्माण कर सकते हैं, हम ऐसे सार्वभौमिक सत्यों का निर्माण कर सकते हैं, हम ऐसी सार्वभौमिक संरचनाओं का निर्माण कर सकते हैं जो पूरे मानव जाति का क्या कर सकती है? कल्याण कर सकती है। तो फिर ऐसे सार्वभौमिक सत्य निर्मित किए गए। इन सार्वभौमिक सत्यों के निर्माण में एक आया सबसे पहले उदारवाद। नाम सुना आपने? उदारवाद आया। उदारवाद में होब्स और लोक और रूसो ने मिलके और कुछ ऐसे सत्यों का और मूल्यों का निर्माण किया जिसके द्वारा यह कहा गया कि राज्य एक कृत्रिम सत्ता है, व्यक्ति ने अपने फायदे के लिए बनाई। तो अगर आपको अधिकार होंगे, अगर आपको स्वतंत्रताएं होगी, तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। अब आप इसको कहीं भी लागू कीजिए, संसार के किसी भी व्यवस्था में, किसी भी कोने में और किसी भी देश में, अगर आप वहां राज्य को कृत्रिम मानते हैं, सत्ता को सीमित मानते हैं, धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं, तो आपका जीवन सुखी हो जाएगा। तो उदारवाद ने जो भी नियम बनाए, जो मूल्यों की स्थापना की,
जिन कानूनों की स्थापना की, जिन संरचनाओं और नई नई संस्थाओं की स्थापना की, वो बोले ये कैसी है, सार्वभौमिक। इनको कहीं भी लागू करो ये काम आती है। तो अगर हम अंतिम निष्कर्ष निकालें आधुनिकता का, तो आधुनिकता का निष्कर्ष ये निकला कि इसने ये वादा कर दिया कि सत्य क्या होता है, सार्वभौमिक होता है। मूल्य क्या होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। इनको पूरे संसार में लागू किया जा सकता है समान रूप से। तो इनके रिजल्ट भी क्या आते हैं, समान रिजल्ट आते हैं। आप इस धर्मनिरपेक्षता को, सीमित सरकार को, लोकतंत्र को, प्रतियोगिता को, योग्यता के ऊपर बल देने को पूरे संसार में लागू कीजिए, तो रिजल्ट सब जगह क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। तब हर जगह फिर बताओ कौन से मूल्य थोपे गए, आप बताओ। तब हम चर्चा करते हैं कि पूरे संसार के ऊपर उदारवादी और प्रजातांत्रिक पूंजीवादी मूल्य थोपे गए। ये मान के थोपे गए कि ये सारे ऐसे मूल्य हैं जो पूरे संसार का कल्याण कर सकते हैं। तब हम कहते हैं कि ज्ञान की और सत्य की सार्वभौमिकता का निर्माण हुआ। तो ये था आधुनिकतावाद, जिसने एक सत्य और मूल्य और संस्थाओं के बारे में सार्वभौमिकता का निर्माण किया। इसको अपन क्या बोलते हैं, आधुनिकतावाद। अब इस आधुनिकतावाद में उदारवाद आया, फिर रूढ़िवाद बोला कि मैं जो सत्य बता रहा हूं वो सत्य ना बहुत ही अच्छे हैं, आप उनका पालन करो। फिर कार्ल मार्क्स आया कि नहीं ये दोनों ही झूठे हैं, मैं जो बता रहा हूं वो क्या है, ज्यादा सही है। फिर है ना ये कल्याणकारी राज्य के समर्थक आए उत्तर, ये जिनको अपन आधुनिक उदारवादी बोलते हैं, ये आए, ये बोले नहीं हम जो बता रहे हैं ना वो ज्यादा अच्छे मूल्य हैं। अगर हम इनके ऊपर चलें, थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप करें और पुनर्वितरण करें, तो फिर पूरे संसार का सबका कल्याण हो सकता है। तो प्रत्येक एक विचारधारा ने, प्रत्येक एक अवधारणा ने अपने आप को सार्वभौमिक बनाने की कोशिश की और ये बोला कि हमारे जो नियम है, हमारे जो कानून है, हमारे जो मूल्य है, हमारे जो विचार है, पूरे संसार में समान रूप से लागू होते हैं। उनको कहीं भी लागू कीजिए, ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। तो आधुनिकता ने ये सारा काम किया। तो आधुनिकता ने फिर सार्वभौमिक रूप से कौन कौन से मूल्यों की स्थापना कर दी। तो फिर आप सोचिए ना, जितना भी आपको कुछ पिछले 300-400 साल में नई नई चीजें दिखाई दी, अगर आप एक लिस्ट बनाना शुरू करें तो ये सारे आधुनिकता के प्रतीक चीजें हैं। एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं, हमें पिछले 300 साल में ऐसी क्या नई चीजें दिखाई दी जो पिछले 1000 साल में दिखाई नहीं दी थी। इट मींस हमें जो चीजें डार्क एज में नहीं दिखाई दी थी। डार्क एज कौन से एज को बोलते हैं अपन, वेरी गुड, मध्यकाल को अपन डार्क एज बोलते हैं। तो इसके बाद जब ये पूरा पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हुआ, अपने यहां जब मैकियावेली आ गया, तो उसके बाद किन किन नई चीजों का आगाज हुआ उनकी हम चर्चा करते हैं। तब आप आधुनिकता को समझ जाओगे आधुनिकता क्या है। आधुनिकता है राष्ट्र राज्य, आधुनिकता है जिनकी शुरुआत कौन कर देता है, आप बता दो। मैकियावेली ने कर दी ना, धर्मनिरपेक्षता। आधुनिकता है सीमित सरकार, आधुनिकता है लोकतंत्र, आधुनिकता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, आधुनिकता है योग्यता पर बल, आधुनिकता है आवश्यकता पर बल, आधुनिकता है कल्याणकारी राज्य, आधुनिकता है रात्रि प्रहरी राज्य। आप कितनी लंबी लिस्ट बना लो। अब फिर और कुछ मूल्य अगर जोड़ना चाहें तो फिर क्या आएगा इसमें, विज्ञानवाद, उद्योगवाद, तर्कवाद, और अच्छा कहें तो बुद्धिवाद, और कुछ जोड़ना चाहें तो अनुभववाद। ये सारी चीजें मिलकर और काय का निर्माण करती है, आधुनिकता का निर्माण करती है। तो मान के चलिए आगामी चर्चा जब हम करेंगे तो इनमें किसी का भी काम नहीं है पड़े। अब शुरुआत करते हैं। अब आपके मन में एक आधुनिकता की तस्वीर बन गई है। ये तस्वीर तब तक मुकम्मल नहीं होगी जब तक कि आप सोच नहीं पाते मध्य युग के बारे में। मध्य युग में कोई राष्ट्र राज्य नहीं था। कितने तलवारों के सिद्धांत चलते थे, 2 तलवारों। धर्मनिरपेक्षता नहीं था, बल्कि धर्म आरूढ़ था हर काम के ऊपर।
सीमित सरकार नहीं थी, बल्कि सरकारें कैसी थी? निरंकुश थी। लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का कोई नहीं अस्तित्व नहीं था। योग्यता और आवश्यकता का कुछ नहीं था। योग्यता आवश्यकताएं सिर्फ सामंतों की नहीं की हुआ करती थी। कल्याणकारी राज्य है, रात्रिप्रिय राज्य, चलो छोड़ते हैं इसको, और ये चीजें भी नहीं थी। इनकी जगह तो भावना प्रधान था सारा युग, धर्म प्रधान युग था, और अतार्किक और रूढ़िवादी युग था ये पूरा का पूरा, जो डार्क एज बोल रहे हैं। तो अब जब हम एक स्टेज के अंदर चलते हैं तब हम पहुंच जाएंगे। पहले आई डार्क एज, फिर आई मॉडर्निज्म, और फिर इसके अगेंस्ट क्या आ गया? पोस्ट मॉडर्निज्म आ गया। इसका मतलब अब ये भी नहीं है, अब ये भी नहीं है, तो फिर क्या है, इसकी चर्चा करते हैं। अब आधुनिकता का अब एक सीरीज बन गई है, हमारे दिमाग में तस्वीर तो बनी गई जब हमने तुलना कर ली। अब इस तस्वीर का निर्माण, अब आप अंतर कर सकते हैं आराम से, एक तो डार्क एज में और एक कौन सी एज में? मॉडर्न एज में। आधुनिकवाद और डार्क एज में अंतर कर सकते हैं। तो अब आप अंतर कर सकते हैं उत्तर आधुनिकता और आधुनिकता में कि आधुनिकता क्या है और उत्तर आधुनिकता क्या है, इनके बीच अंतर कर लेते हैं। इसको हटा देते हैं। आधुनिकता वो है जो सत्य पर, विज्ञान पर, तर्क पर बल देती है। आधुनिकता वो है जो सार्वभौमिकता पर बल देती है। आधुनिकता वो है जो समग्रता पर बल देती है। आधुनिकता वो है जो मेगा नैरेटिव्स के ऊपर बल देती है। आधुनिकता वो है जो अंतरराष्ट्रीयवाद पर बल देती है। और कुछ कर लेंगे याद आया तो। उत्तर आधुनिकता इसकी बिल्कुल उल्टी चलती है, और लिख लें। आधुनिकता वो है जो सत्य को निरपेक्ष मानती है, हालांकि ऊपर इसी चर्चा और हो जाएगी, सत्य को निरपेक्ष मानती है। ये सत्य, विज्ञान और तर्क की खिलाफत करती है, और इसकी बजाय ये बल काय के ऊपर देती है? भाषा पे। ये अतर्क के ऊपर बल देती है। ये जहां सार्वभौमिकता के ऊपर बल देती है कि हर चीज सार्वभौमिक है, ये कहता है सार्वभौमिक नहीं होती, हर चीज क्या होती है? स्थानीय होती है। अब देखें, जब हम कहते हैं कोई भी चीज सार्वभौमिक है, तब हम कहते हैं कि चीजें हैं वो वस्तुनिष्ठ है, ज्ञान वस्तुनिष्ठ है, ज्ञान वैज्ञानिक है, ज्ञान अंतिम सत्य है। ये कहते हैं तीनों ही नहीं। ज्ञान स्थानीय होता है, हर एक व्यक्ति उसका अपना अर्थ लगाएगा, तो ये वस्तुनिष्ठ नहीं होता, बल्कि ज्ञान क्या होता है? आत्मनिष्ठ होता है। ये वैज्ञानिक नहीं होता, बल्कि काय पे आधारित होता है? भावनाओं पे आधारित होता है। और कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता। अब हम यहां देखें कि सत्य निरपेक्ष होता है। ये कहते हैं कि सत्य निरपेक्ष नहीं होता, बल्कि सत्य क्या होता है? सापेक्ष होता है। सत्य निर्भर करता है प्रत्येक व्यक्ति की मेंटलिटी के ऊपर, किसी भी काल विशेष के ऊपर, किसी भी स्थान विशेष के ऊपर निर्भर करता है। हो सकता है जो सीमित सरकार, जो लोकतंत्र, जो धर्मनिरपेक्षता ब्रिटेन में कामयाब हो, तो क्या वो भारत में कामयाब हो सकती है क्या? क्या वो अफगानिस्तान में कामयाब हो सकती है क्या? क्या वो अफ्रीका के कबीलाई राज्यों में कामयाब हो सकती है क्या? नहीं हो सकती।
तो सत्य निरपेक्ष नहीं होता। निरपेक्ष सत्य वो है जो सब जगह समान मात्रा में लागू होता है। निरपेक्ष सत्य ये है कि पृथ्वी 365 से ही 1/4 दिन में किसका चक्कर लगा लेती है? पूरे सूर्य का चक्कर लगा लिया। ये सब जगह एक ही है। अब अपन कहें कि मार्क्सवाद को ले लेते हैं कि शोषण का एक ही आधार है, वो मैंने बता दिया। वो कहता है मेरा सत्य निरपेक्ष सत्य है कि शोषण की जो शुरुआत होती है ना, वो उत्पादन प्रणाली से होती है। लेकिन हमने देखा कि ये अंतिम सत्य नहीं है। कई जगह है ना शोषण है वो लैंगिक होता है, कई जगह शोषण धार्मिक होता है, कई जगह शोषण जातीय होता है, कई जगह शोषण मनोवैज्ञानिक होता है, कई जगह शोषण तकनीकी होता है, और कई जगह शोषण का कारण रंग होता है। जरूरी नहीं कि शोषण कैसा हो, आर्थिक आधार के ऊपर ही हो। तो सत्य निरपेक्ष नहीं होता बल्कि सत्य सापेक्ष होता है। कोई भी सत्य सार्वभौमिक नहीं होता, बल्कि हर एक जगह का, हर एक व्यक्ति का, हर एक समाज का, हर एक संस्कृति के सत्य क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। तो कोई भी नियम अंतिम नियम नहीं है। तो आप दिमाग में मत मानिए कि ये चीज है ना ये सत्य ही है। बहुत पहले न्यूटन के नियमों के लिए ये कहा गया था कि ये क्या है? सत्य है। तो बार बार अपन चर्चा करते हैं। न्यूटन का नियम ये कहता है कि हम किसी चीज को कहाँ फेंकेंगे? ऊपर फेंकेंगे तो वो कहाँ आएगी? नीचे। इसको हमने अंतिम सत्य मान लिया। फिर बाद में आइंस्टीन वगैरह के कहने से एक निश्चित स्पीड से जब चीज फेंकी गई तो कभी वापिस नहीं आई, तो फिर वो कैसे सत्य है? तो कोई भी सत्य अंतिम सत्य नहीं होता। आप मत मानिए, सत्य बदलते रहते हैं, सत्य काल सापेक्ष होते हैं। तो ये सब कह के और इन्होंने क्या किया? आधुनिकता के ऊपर क्या खड़ा कर दिया? प्रश्न चिन्ह कि विज्ञान महत्वपूर्ण नहीं होता, क्योंकि विज्ञान ये कहता है कि मैंने जो फाइनल कर दिया वो सब क्या है? सत्य है। तो ये तो दुख का कारण है विज्ञान। तो इसकी बजाय ज्यादा अच्छी क्या होती है? भाषा। हम इस संसार को कभी भी विज्ञान के माध्यम से नहीं समझते। हमारी मेंटलिटी में जो कुछ चीजों का विकास हुआ है वो किस वजह से हुआ है? भाषा की वजह से हुआ है। आप में गुस्सा आता है, आप एक दूसरे से प्रेम करना सीखते हैं, एक दूसरे से झगड़ा करना सीखते हैं, एक दूसरे का सम्मान करना सीखते हैं, एक दूसरे लोकतांत्रिक पद्धति के बारे में, अपने राष्ट्र के बारे में सीखते हैं। तो ये चीजें कभी भी आपको विज्ञान नहीं सिखाती, बल्कि कौन सिखाती है? चीजें भाषा सिखाती है। विज्ञान जीवन को सरल बना देती है लेकिन अंतिम रूप नहीं देती। अच्छा रूप कौन देती है? आप में जो मौलिकता लेके आती है वो कौन लेके आती है? भाषा। हम सब है ना जो अलग अलग हैं, ये किस वजह से है? भाषा की वजह से। क्योंकि हो सकता है हमारी माँ ने, हमारे परिवार ने, हमारे विद्यालयों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग करके, अलग अलग भाषा के माध्यम से विचारों का प्रयोग करके, और हमने अलग अलग भाषा में किताबें पढ़ के या सेम भाषा में अलग अलग किताबें पढ़ के ना अपनी मेंटलिटी औरों से अलग कर ली। तो हम जो अलग अलग पाए जाते हैं ना, हमारे विचार, ये किस वजह से पाए जाते हैं? भाषा। अगर हम सब एक ही पढ़ते, विज्ञान पढ़ते, तो हम सबके विचार क्या होते? एक जैसे ही होते। अगर सिर्फ विज्ञान के ऊपर निर्भर रहते तो विज्ञान तो ना एक स्टीरियोटाइप, एक प्रकार की जंतु बनाती है सारे, और ये क्या करती है? अलग अलग और मौलिक लोगों को बनाती है, जो कभी भी, इसका मतलब ज्ञान कोई अंतिम नहीं होता। भाषा के हिसाब से इसका निर्धारण होता रहता है। अब ये समग्रता पे बल देता है। समग्रता का तात्पर्य होलिज्म। होलिज्म का तात्पर्य होता है कि कोई भी चीज है ना वो सबके लिए एक जैसी है, और कोई भी चीज है ना वो एक साथ पूर्ण होती है। अब मार्क्सवाद है वो होलिज्म का प्रतीक है। होलिज्म का प्रतीक, उसमें ना सारी चीजें हैं। वो ना हर चीज को बदलता है। वो राजनीति को बदलता है, वो समाज को बदलता है, वो धर्म को बदलता है, वो अर्थनीति को बदलता है। हर समाज के प्रत्येक एक चीज को उसने अपने अंदर क्या कर लिया है? समाहित कर लिया। कोई भी चीज मार्क्सवाद से बाहर नहीं है। धर्म नहीं है, क्योंकि वो कहता है धर्म एक अफीम है। राज्य है क्या उससे बाहर? नहीं है। सरकार भी उससे बाहर नहीं है। बाजार भी उससे बाहर नहीं है। औरत और पुरुष के संबंध भी उससे बाहर नहीं है। इनको होलिज्म बोलते हैं। ये हर चीज को घेर लेते हैं। ये कहता है होलिज्म महत्वपूर्ण नहीं होता। होलिज्म तो क्या है? दिमाग पे कब्जा करने का एक तरीका है। इसकी बजाय महत्वपूर्ण होता है विखंडन, और व्यक्तिकरण ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये बड़ा इनका महत्वपूर्ण शब्द है, डीकंस्ट्रक्शन। विखंडन होना चाहिए। चीजें कभी एक साथ नहीं चलती। ठीक है, मार्क्स कुछ चीजों को समझा पाता होगा, लेकिन वो हर मामले में दखलंदाजी है ना, वो गलत है। तो हर काम है ना वो होलिज्म एक साथ, बहुत बड़ी विचारधारा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि सब चीजों को घेर ले, बल्कि उनमें क्या होना चाहिए? विखंडन। जैसे आप मार्क्सवाद पढ़ते हैं, आपके हर चीज को घेर लेता है वो,
जबकि आपको ना उसके प्रभाव में नहीं आना है, बल्कि हर विचार का, हर एक चीज का क्या करना है, आपको विखंडन करना है, तोड़ना है उसको। तो अब हम अगर ये भी समझ में नहीं आए कि तोड़ना क्या होता है, तो इतना मान के चलिए कि जो भी स्थापित परंपराएं हैं, जो भी स्थापित मूल्य हैं, जो भी स्थापित संस्थाएं हैं, आपको हर एक चीज के आगे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। हर चीज के आगे ये क्या है, विखंडन है। अपन क्या सोचते हैं, अपन यहां तक कि इतने मजबूर हैं कि एक जिंदगी, मैंने देखिए मैं भी आपके अंदर ही शामिल हूं। एक दिन पहले मैंने थोड़े दिन आलोचना की थी, आप कहेंगे आप भी तो वैसे ही हैं, कि अपने को खुद को जिंदगी जीनी है, ठीक है, और किसके साथ जिए हम निर्णय नहीं कर पाते। अब मैं ये नहीं है कि मैं संतुष्ट इसलिए बार बार बात कर रहा हूं, मैं ठीक हूं, मेरा काम ठीक है, मैं तो बता रहा हूं, मैंने कईयों को इसके लिए मरते हुए देखा है, तब मैं कह रहा हूं। तो हुआ क्या है, एक स्थापित परंपरा है, उस स्थापित परंपरा ने यानी अपनी जाति ने हर चीज पे क्या कर लिया, आप वोट किसको दोगे, आप खाना किसके साथ खाओगे, आप शादी किसके साथ करोगे, आप हाथ किसके साथ मिलाओगे, ठीक है, आप सहयोग किसका करोगे, असहयोग किसका करोगे, सारे निर्णय आप नहीं करते, बल्कि कौन करती है, आपकी जाति करती है। तो क्या कहीं व्यक्तिकरण हुआ, क्या नहीं, जातीयकरण हुआ, ये तो होलिज्म हो गया। इसका हर चीज इस जाति के ऊपर क्या करना है, प्रश्नवाचक लगाना है। देखिए मैं तो समझा रहा हूं, ठीक है, अपने अपने हिसाब से देख लेना कि कल ही कोई खबर आए कि गुरुजी ये क्या कर दिया, ठीक है, ये ऐसा नहीं। आप कल को क्या गुरुजी कह रहे थे, उसके बाद कोई मिले ही नहीं यहाँ, है ना, तो कल मेरे को पुलिस में जाना पड़े, ऐसा नहीं। अभी 8 जब तक कोचिंग चल रही है तब तक नहीं, उसके बाद कुछ भी करना, विखंडन करना चाहे आप, तो विखंडन का तात्पर्य हर चीज के ऊपर क्या लगाना, प्रश्न चिन्ह लगाना। अब चलते हैं मेगा नैरेटिव्स का विरोध करते हैं। ये मेगा नैरेटिव्स क्या होते हैं, महावृत्तांत, विचारों का ऐसा समूह, मूल्यों का ऐसा समूह जो ना ये कहता है कि हम पूर्णता का दावा करते हैं, विचारों का ऐसा समूह जो पूर्णता का दावा करता हो और जो जिंदगी के प्रत्येक पक्ष के ऊपर प्रभाव डालता हो और ये कहता हो कि बस आप तो इसको अडॉप्ट कर लीजिए, आपकी लाइफ सेट। तो ऐसे सारे मूल्य, ऐसे सारे विचार जो मिलके आपको ये कहते हैं कि आप तो हमें अडॉप्ट कर लीजिए, उसके बाद हम करेंगे, आपको कुछ नहीं करना, आप तो मजे करना। बुद्धवाद, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म और जरथुस्ट्र का धर्म, ये सब क्या है, ऐसे ही मेगा नैरेटिव्स हैं जो आपके प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करते हुए आपकी जिंदगी में अच्छाई का वादा करते हैं। अब जैसे ये मेगा नैरेटिव्स जाते हैं मध्यकाल में, फिर नए नैरेटिव्स खड़े हो जाते हैं, महावृत्तांत होते हैं, बड़ी कथाएं, बड़ी कथाएं। एक बड़ी कथा आई फिर उदारवाद, जो बहुत ही बड़ी कथा थी कि अगर आप मेरी बात मानोगे, बाजार को खुला छोड़ दोगे, हस्तक्षेप करोगे, प्रतियोगिता आने दोगे, लोगों को वोट का अधिकार दे दोगे, लोकतंत्र लाओगे, सीमित सरकार लाओगे, तो पक्का मानिए सबकी लाइफ क्या हो जाएगी, सेट। तो उदारवाद क्या है, एक मेगा नैरेटिव है। दूसरा आया, ना ये सही नहीं है, आप तो चेतना का विकास करो, शोषण को देखो और क्रांति करो, और उसके बाद उत्पादन की प्रणाली बदल लो, उसके बाद आप देखेंगे कि सारी अधिसंरचनाओं में परिवर्तन आ जाएगा और उसके बाद साम्यवाद आ जाएगा और आप सुखी हो जाओगे। तो बताओ कौन से मेगा नैरेटिव्स पे विश्वास करो, मार्क्सवाद है। तो मार्क्सवाद भी क्या है, एक मेगा नैरेटिव्स है। ये होते हैं मेगा नैरेटिव्स। फिर फंक्शनलिज्म आ गया, प्रकार्यवाद आ गया, इसकी सिस्टम थ्योरी आ गई। ऐसे चलता है, एक सिस्टम होता है, इनपुट रहता है, आउटपुट होता है, अब आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो ये धर्म, ये जातियां, ये विचारधाराएं, और यहां तक कि जो हमारे ग्रंथ होते हैं, चाहे वो बाइबल ले लें, चाहे आप कुरान ले लें, चाहे आप रामायण और महाभारत, ये अपने आप में क्या है, ये महावृत्तांत है जो आपके पूरे जीवन को एक रूप देते हैं और आपके मस्तिष्क के ऊपर क्या कर लेते हैं, वैचारिक रूप से प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं और निश्चित मार्ग पे चलने के लिए आपको कहते हैं आपको मेगा नैरेटिव्स में अविश्वास करना है। कोई भी मेगा नैरेटिव से नहीं है, क्योंकि कोई भी ज्ञान अंतिम नहीं है, क्योंकि कोई भी सत्य अंतिम नहीं है। तो आप मान के चलिए, आप सत्य की खोज खुद करेंगे तो क्या आएगा फिर, व्यक्तिकरण। आप समग्रवाद नहीं करें, विखंडन करें, मेगा नैरेटिव्स का विरोध करें, सार्वभौमिकता कोई चीज नहीं होती।
बल्कि स्थानीयता का विकास करें। आप अपनी संस्कृति के बारे में सोचें, किसी भी संस्कृति के पीछे लघु होने की जरूरत नहीं है, और आप तो अपनी संस्कृति को मत पादो। तो कुल मिला के ये वो चीज है, एक ही शब्द में बोले कि हर चीज का क्या करती है ये, विखंडन। और हर चीज जो आपके दिमाग में, उस पर आप क्या लगाओ, प्रश्न चिन्ह लगाओ। आप फिर बोलो बंधुत्व एक अच्छी चीज है, तो उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगाओ। आप ये कहते हो परिवार एक अच्छी चीज है, जहां हमें प्रेम मिलता है, आराम मिलता है, उसमें भी प्रश्न चिन्ह लगाओ। कि हो सकता है आपका सेट दिमाग उसने ऐसा सोचो, उल्टा सोच के देखो कि आपका स्वतंत्रता में और ही ज्यादा आराम हो, जो परिवार नहीं हो, तो ये भी तो हो सकता है। तो हर चीज के ऊपर, चाहे वो फिर राजनीतिक व्यवस्था हो कि ये व्यवस्था सबसे अच्छी है, कोई विचारधारा हो कि ये विचारधारा अच्छी है, कि जाति सबसे अच्छी ये है, धर्म सबसे अच्छा ये है, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाओ, हर चीज का विखंडन करो। क्या है उत्तर? आधुनिकता। यही है उत्तर आधुनिकता। हमें कुछ ज्यादा नहीं करना, कुछ ज्यादा हेर फेर नहीं करनी। कुल मिला के हमें किसी भी चीज को मानना नहीं है, हमें अपनी दुम को कुत्ते की तरह क्या रखना है, टेढ़ा ही रखना है हर चीज में। बस ये उत्तराधुनिकता। अब तो आप समझे, सिंपल भाषा में यही है। अब हम देखें कि उत्तराधुनिकतावाद की विशेषताएं क्या है। जैसी अपनी ये विशेषताएं करेंगे ना, आपके हर चीज समझ में आ जाएगी। उत्तराधुनिकता विरोध करती है किसका? आधुनिकतावाद का विरोध करती है। तो आधुनिकतावाद में जितनी भी चीजें हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि लोकतंत्र बहुत ही अच्छी प्रणाली है और सबको सुखी कर देती है, सब जगह लागू हो जानी चाहिए। क्यों हो जानी चाहिए? क्या अमेरिका में सारे लोग सुखी हैं क्या? क्या ऐश्वेत सुखी है क्या? पीछे ही एक ऐसे ही लोकतंत्र में एक गोरे पुलिस वाले ने एक निर्दोष ऐश्वेत को अकुणी दे के मार दिया। तो क्या है, क्या कैसे मान ले भी लोकतंत्र में सारे सुखी होते हैं, सबको स्वतंत्रता मिलती है, सबको नागरिक अधिकार मिलते हैं? नहीं मानेंगे। तो आधुनिकता का, रूढ़ियों का, इन सब का क्या करती है, पर लगातार रूप से विरोध करती है। तो उत्तराधुनिकता आधुनिकता का विरोध है। नंबर 2, सत्य व ज्ञान सापेक्ष होते हैं। बस इतनी सी बात हो रहा है, सत्य व ज्ञान क्या होते हैं? सापेक्ष होते हैं। क्या नहीं होते? निरपेक्ष नहीं होते। निरपेक्ष का तात्पर्य अंतिम नहीं होते। तो फिर सत्य और ज्ञान और मूल्य, मूल्य और जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो, मूल्य, संरचनाएं। अभी जब हम इन लोगों को पढ़ रहे थे, जब ये पॉलिटिकल कल्चर पढ़ रहे थे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, तब आपने उन लोगों को देखा, अंग्रेजों को। ये जो पाश्चात्य विचारक थे, आमंड और ये सिडनी वर्बार, ये सब क्या कह रहे थे? कौन सी व्यवस्थाओं को अच्छा बता रहे थे? खुद की, कि ये सिविक कल्चर है, ये ब्रिटेन में पाई जाती है, ये अमेरिका में पाई जाती है, इसमें ये होता है, इसमें सबका मिश्रण होता है, और बाकी व्यवस्थाओं को, ये तो पिछड़ी हुई व्यवस्थाएं हैं, ये अधीनस्थ व्यवस्थाएं हैं, ये घटिया होती है, लोगों को इनपुट नहीं आता, आउटपुट नहीं आता। तो ऐसी कोई भी संरचना अंतिम नहीं होती। तो हर चीज, कोई भी मूल्य अंतिम नहीं होता। सत्य और ज्ञान है, ये प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसका क्या अर्थ लगाता है। अब अपने यहां सत्य ये है कि गाय एक क्या है? पवित्र, अति पवित्र जंतु है, और ये मां के तुल्य है। कारण ये था कि हमारे यहां एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी थी, और एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी में आपको बैल चाहिए। तो तब ये कहा जाता था दो चीज बड़ी जरूरी है। ये एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी दो काम किए, एक तो आपको चाहिए मजबूत बेटा और एक चाहिए मजबूत बैल, ताकि दोनों मिलके क्या कर सके? खेती कर सके। तो अगर आप गाय को मार दोगे तो क्या नहीं मिलेगा? बैल नहीं मिलेगा, जो खेती करने के लिए आवश्यक था। इसलिए ना ये कहा गया कि गायों को मारा नहीं जाएगा, कोई भी गाय को काटेगा नहीं, क्योंकि भैंसें अपने थी नहीं, अपने तो यहाँ मुख्यतः पशु कौन सा पाया जाता था? यही पाया जाता था। तब है ना ये एक नैरेटिव उस टाइम तैयार हुआ था ये, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया? स्थायी हो गया। तो अगर ये चीज निरपेक्ष है कि गाय एक पवित्र जंतु है और ये तो ब्रह्मा जी के मुख से पैदा हुई थी, तो फिर ये अमेरिका में क्यों नहीं है?
तभी ब्रिटेन में क्यों नहीं है, तभी पाकिस्तान में क्यों नहीं है? तो फिर हर सत्य क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, सापेक्ष होता है। ये स्थान सापेक्ष होता है, स्थान सापेक्ष होता है। अब अपन है ना एक चलते हैं, आपसे कोई भी पूछो, आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि गोरे आदमी में और काले आदमी के गुणों में और व्यवहार में कोई फर्क होता है क्या? आपको कोई फर्क नहीं होता, चाहे गोरा हो चाहे कालो, क्या फर्क पड़ता है इससे? अब पूछो अमेरिका वालों से, वो कहता फर्क होता है, गोरे बहुत समझदार, तार्किक, वैज्ञानिक बुद्धि वाले और शांत प्रकृति के होते हैं, और आमतौर पे अश्वेत ये झगड़ालू, चोर, लुटेरे होते हैं, और इनमें बिल्कुल भी तार्किक बुद्धि नहीं होती। अब बताओ, ये वहां का सत्य है लेकिन हर जगह लागू नहीं होता। तो मान के चलिए कि जो सत्य है, जो ज्ञान है, जो हमने प्राप्त किया है, चाहे वो किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, चाहे वो आपने दर्शन में प्राप्त किया, चाहे धर्म में, चाहे जातियों का ज्ञान है, चाहे विचारधाराओं का ज्ञान है, ये ज्ञान निरपेक्ष नहीं है, समान नहीं है, किसी भी समाज के लिए, किसी भी स्थानीयता के लिए अलग अलग है सारी चीजें। तो सत्य और ज्ञान क्या होते हैं? हमेशा ही सापेक्ष होते हैं। तो ये भी कह लो कभी ज्ञान सार्वभौमिक नहीं होता, ये भी इसी में आ जाता है। नंबर 3, उत्तराधुनिकता एक सांस्कृतिक तर्क है या अवधारणा है, इतना आप ध्यान रखें। यह भी इसको समझते हैं कि ये सांस्कृतिक तर्क या सांस्कृतिक अवधारणा क्या होती है। एक थिंकर है जेमेसन। जेमेसन कहता है कि ये जो उत्तराधुनिकता है, ये लेट कैपिटलिज्म, इसको विलंबित, आगे आगे इसी खूब चर्चा आएगी, विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है। एक तो इसकी कोटेशन है जो बहुत ही फेमस है कि ये क्या है, लेट पूंजीवाद का एक सांस्कृतिक तर्क है। विलंबित जो बाद का पूंजीवाद आया है, इसका ये सांस्कृतिक तर्क है। इसका तात्पर्य उत्तराधुनिकतावाद एक नई संस्कृति तैयार करता है, एक ऐसी संस्कृति तैयार करता है जो पोप संस्कृति तैयार करता है, एक ऐसी संस्कृति तैयार करता है आलोचनात्मक रूप से, जिसमें किसका बढ़ावा दिया गया है, उपभोक्तावाद को, यानी ये खाओ पियो और मौज प्रकार की संस्कृति को बढ़ावा देता है। ये चूंकि हर एक मुद्दे के ऊपर प्रश्न चिन्ह कौन लगाते हैं, स्थापित परंपराओं के ऊपर, स्थापित व्यवस्था और स्थापित सरकारों के ऊपर युवा लगाते हैं। तो ये किसके ऊपर बल देता है? ये युवा संस्कृति के ऊपर बल देता है। नंबर 1 तो ऐसी है ये संस्कृति, यानी अपन एक संस्कृति का ही मुद्दा है, ये एक कल्चर है ऐसी, जो पॉप कल्चर है, उपभोक्तावाद को, भोगवाद को, ये उनको बढ़ावा देता है उत्तराधुनिकतावाद। युवाओं को बढ़ावा देता है क्योंकि युवा विखंडन करते हैं, युवा हर चीज को तोड़ते हैं, हर चीज पे क्या लगाते हैं, प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। तो इनका ये ज्यादा झुका हुआ है। फिर इसका एक चीज और है, ये ना विरोधी है, ये विरोधी है पाश्चात्य सभ्यता का, ये विरोधी है पाश्चात्य प्रभुता का। ये कहते हैं कि इस सभ्यता ने ये यूरोसेंट्रिज्म जो पैदा हुआ है, यूरोसेंट्रिज्म का क्या तात्पर्य लगाए कि हर चीज किसके चारों ओर केंद्रित हो गई है, यूरोप के चारों ओर। कि सबसे अच्छी व्यवस्था निकली है तो कहां से निकली है? यूरोप से। अगर सभ्यता पाई जाती है तो यूरोप में, संस्कृति पाई जाती है तो यूरोप में, अच्छी राजनीतिक व्यवस्था पाई जाती है तो यूरोप में। तो हम सबको कौन सी कल्चर का पीछा करना है? यूरोपीय कल्चर का। उन जैसी सोच ले आओ, वैसे कपड़े ले आओ, वैसी भाषाएं ले आओ, वैसे खाद्यान्न सामग्री ले आओ, वैसे नृत्य ले आओ, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो ले आओ आप। तो ये कहता है ये सब एक झूठा आवरण तैयार किया गया है, हमें इन सब के ऊपर क्या लगाना है? प्रश्न चिन्ह लगाना है। और आप तो वो करो जिसमें आपको आनंद आता है। अब कई, अब आपने देखा होगा, अब शादियां होगी, अब थोड़े दिन सालों ये भी शादियां, अब मई में शादियां होगी, मई में शादियां होगी तो दुल्हे को क्या करेंगे? वो कोट पहनाएंगे, टाई पहनाएंगे, और इन्नू पसीनों आने लाग रहे यार वो के कर रहे होते कहने नहीं, ये जरूरी है क्योंकि पश्चिम में जब दुल्हा बनता है तो वो कोट पैंट और क्या पहनता है? टाई पहनता है। तो भाइयों वहां वो तब पहनता है क्योंकि वहां पूरे साल सर्दी पड़ती है और अपने 8-9 महीने तो गर्मी पड़ती है। तो
तो हम हर चीज को किसको सत्य माने बैठे हैं? पाश्चात्य सभ्यता को सत्य माने बैठे हैं। दिक्कत ये है। तो अच्छा, मेरी शादी देखो सर्दी में हुई थी, तो चल गया था काम, है ना। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने जिंदगी में एक ही बार टाई बंधवाई थी, एक ही बार। आप में से कई ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, वो भी जिंदगी में टाई कितनी बार बांधेंगे? एक ही बार बांधेंगे, वो भी ना आपका स्टूडियो बांधेगा आपके, क्योंकि वो हर शादी में जाता रहता है, उसको पता गांव में ये काम फोटो खींचना आए चाहे नहीं आए, स्टूडियो को टाई बांधना जरूर आना चाहिए, है ना। तो भगवान करे आपका टाई वाला दिन जल्दी आए। तो अब हम चर्चा करें तो फिर ये काय के ऊपर बल दे रहा है? ये कह रहा है कि कौन सी कल्चर के ऊपर बल दें? स्थानीय कल्चर के ऊपर बल दें। ये जो हिंदू कह रहे हैं हमारी कल्चर, मुस्लिम कह रहे हैं हमारी कल्चर, ये भांति भांति के जो छोटे छोटे कबीले हैं जिनके लिए हम कहते हैं ये यार ये आदिवासी है, अरे उनकी अपनी कल्चर है भाई, उनको अपने हिसाब से जीने दो, उसमें आनंद आ रहा है। तो चाहे वो बिलों की कल्चर हो, चाहे शहरियों की कल्चर हो, और चाहे वो किसी और कबीले की कल्चर हो, प्रत्येक कल्चर अपने आप में सत्य है, उनको अपने अपनी कल्चर को मानने दो। और कौन सी कल्चर है सत्य है? कौन सी कल्चर की श्रेष्ठता का भाव है? वो झूठा भाव है। आप बताओ, पाश्चात्य संस्कृति श्रेष्ठ संस्कृति एक झूठा भाव है, तो प्रत्येक जो कबीले की, धर्म की, जातियों की संस्कृति ना वो सबसे अच्छी है, उसी को मानो। तो ये काय के ऊपर बल देता है? स्थानीय संस्कृति के ऊपर बल देता है। तो हमने दोनों चीजें देख ली कि ये सब करता करता भी काय को बढ़ावा देता है? भोगवाद को, युवा संस्कृति को और पॉप कल्चर को बढ़ावा देता। पॉप कल्चर इज हिप हॉप हुप। अब आगे तो मुझे ही नहीं पता पॉप कल्चर होती कैसी है। चलिए हम तो एक चीज देखें कि ये क्या है, सांस्कृतिक तर्क है। एक क्वेश्चन तैयार हो गया जेमेसन का, वो एक तैयार कर लो, मैं 4-5 चीजें बताऊंगा, उन्हीं में आता, क्यों बहुत ज्यादा मैटर नहीं बनता इसके ऊपर। जेमेसन क्या बोला, आगे जब चर्चा करेंगे ना तब और समझा दूंगा। विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है। कल्चरल रीजन ऑफ लेट कैपिटलिज्म, महावर्तांत का विरोधी है। महावर्तांत विरोधी बात ही बन गई। महावर्तांत को मेगा नैरेटिव्स या मेटा नैरेटिव्स बोलते हैं। अब आप समझ गए कि मेगा नैरेटिव्स या मेटा नैरेटिव्स या महावृतांत ये भांति भांति के होते हैं। धर्म में ये भांति भांति के धर्म है, और राजनीति में भांति भांति की विचारधाराएं, और आधुनिक समय में भांति भांति की अवधारणाएं। इन सबको हम क्या बोलते हैं? मेटा नैरेटिव्स बोलते हैं। जब आपके मेटा नैरेटिव्स ध्यान में नहीं आए तो आप मार्क्सवाद को याद करना, जो हर चीज में क्या करता है? दखलंदाजी। इतना व्यापक क्षेत्र है कि वो किसी को नहीं छोड़ता। अब चलते हैं, तो क्या नाजीवाद एक मेटा नैरेटिव्स है या नहीं है? है। जीवन के हर छोटे से लेके और कहां तक प्रभावित करता है? बड़ी चीज तक प्रभावित करता है। और ये और कहता है कि मेरा सत्य अंतिम सत्य। मेटा नैरेटिव्स की और विशेषता होती है कि हमने जो बता दिया वो ज्ञान सत्य है, और हमसे जो बड़े ज्ञानी थे वे कातिल बीमारी मर गया सारा। यही कहते हैं कि वो एक बड़ी बीमारी आई थी, महामारी कोविड-19, उसमें मर गए, तो सबसे शाणे हम हैं। ये जो कहते हैं वो कौन होते हैं? महावृतांत। जो डेढ़ शाणे समझते हैं अपने आप को, वो विचारधाराएं महावृतांत कहलाती है। वो धर्म महावृतांत कहलाते हैं, वो अवधारणाएं महावृतांत। अब ये क्या करता है? महावृतांत का विरोधी है। तो अब पूछा गया लियोटार्ड से कि लियोटार्ड तू बता उत्तराधुनिकतावाद क्या है? तो बोला लिखो उत्तराधुनिकता बराबर महावृतांत में अविश्वास। ठीक है, क्वेश्चन तैयार हो गया। लियोटार्ड क्या बोला? एक थोड़ी देर पहले तो जेमेसन बोल रहा था, थोड़ी देर में याद हो जाएंगे ये नाम आपको। लियोटार्ड बोला कि उत्तर आधुनिकता बराबर महावर्तांत में अविश्वास। इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन इसको? मेटा नैरेटिव्स, अविश्वास। चलिए ये भी मुद्दा तैयार हो गया। अब चलते हैं, ये जो उत्तर आधुनिकतावाद है ये बहुलवाद, बहुकेंद्रीयता, बहुल नरजातीयता, बहुल संस्कृति में विश्वास करता है।
ये बहुत बड़ी विशेषता है इसकी। इसका तात्पर्य है कि आप सबको एक जैसा बनाने की कोशिश मत कीजिए। बहुलवाद, बहुकेंद्रीयता, बहुत सारी नरजातीयता और उनका स्वतंत्र अस्तित्व, बहुल संस्कृतियों का अपना अपना अस्तित्व, कोई भी संस्कृति दूसरी संस्कृति के ऊपर आधिपत्य स्थापना की कोशिश नहीं करेगी। प्रत्येक संस्कृति का स्वतंत्र वजूद होना चाहिए, चाहे वो अल्पसंख्यक हो और चाहे अति अल्पसंख्यक हो, और चाहे कैसी भी हो, चाहे वो रंग के आधार पे हो, चाहे लिंग के आधार के ऊपर हो। हर संस्कृति, ये इसके ना पर्टिकुलर शब्द है ये, बहुलवाद, बहुकेंद्रीयता था। एक एकल केंद्रीयता होती है तो सारी चीजें क्या हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। किसी चीज को इकट्ठा नहीं करना, यहाँ तो बिखेरना है हर चीज को। तो किसी भी शक्ति के केंद्र कितने होने चाहिए आप बताओ? शक्ति के केंद्र बहुत सारे शक्ति के केंद्र होने चाहिए। शक्ति एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, सत्ता एक जगह इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, बहुकेंद्रीयता होनी चाहिए। बहुल नरजातीयता, हर एक नरजातीयता का, एथनिसिटी का अपना वजूद होना चाहिए, हमें उसको दबाने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या अगर हम चर्चा करें उत्तराधुनिकतावादियों की और इनसे पूछा जाए कि दोस्तों आप कश्मीर के मुद्दे पे अपनी राय व्यक्त करो, मिस्टर लियोटार्ड, जेमेसन, बोदरियार्ड, देरिंदा वगैरह तुम बोलो, मिशेल फुको को भी बोले अपन, तो क्या बोलेंगे बताओ? भारतीय सरकार की कार्रवाई के बारे में क्या बोलेंगे? वो आलोचना करेंगे उसकी। ये कहते हैं हर नरजातीयता को अपने हिसाब से अपनी राजनीति और अपनी शासन व्यवस्था को निर्धारित करने की पूरी छूट है, तो उसको खुला छोड़ो आप। तो ये खुलेपन में इनमें विश्वास करती है, ये है उत्तराधुनिकता। अब देखें, और ये समग्रवाद, एकीकरण की बजाय अगर विश्वास करती है तो काय में करती है? विखंडन में करती है। और जैसे हम विखंडन बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में भी याद करेंगे आप, डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन, विखंडन या डीकंस्ट्रक्शनिज्म, विखंडनवाद, एक व्यक्ति के साथ ये अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ, आपने सुना होगा तो, डेरिडा के साथ। ये तो सीधा ही क्वेश्चन आता है डेरिडा का। तो विखंडनवाद का पिता किसको कहा जाता है? ये कहता क्या है कि दोस्तों, अपन जब विभिन्न ग्रंथ पढ़ते हैं तो उन ग्रंथों में, क्योंकि भाषा का मामला ये सारा, देरिंदा भाषा शास्त्रीय बोलते हैं, तो ये कहता है कि ये ना, इन ग्रंथों में बहुत सारे छुपे हुए अर्थ होते हैं जिनको हम पहचान नहीं पाते। अब मैं बहुत लंबे चौड़े उदाहरण नहीं पाया क्योंकि मैं सोच नहीं पाया, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम नहीं था। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। अपन कहते हैं कि हनुमान जी के पूंछ थी, यही कहते हैं, हनुमान जी के पूंछ थी। हुआ क्या था? दरअसल ये छुपे हुए अर्थ हैं। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ ये था कि देखिए, कभी भी अगर अपन 2, 2.5, 3, 4 साल पहले भी चले, क्योंकि रामायण ये तो मान के चलिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लिखी गई है, ये तो मानते हैं अपन। उस समय कहीं भी ऐसी अवधारणाएं नहीं मिलती कि बंदर भी आदमी के बराबर थे, वो बातें करते थे और युद्धों में हिस्सा लेते थे, नेतृत्व भी किया करते थे। तो फिर हनुमान जी के पूंछ कैसे आई? फिर ये सारा प्रकरण तैयार कैसे हुआ? हनुमान जी थे सेनापति, और सेनापति की युद्ध में क्या होती है? बहुत ज्यादा पूंछ होती है। एक पंडित जी ने गलती की, वहां क्या लगा दी? बिंदी लगा दी, और बाकी उसको ले गुड़े के हनुमान जी के क्या थी? पूंछ थी। अच्छा, तो हर चीज के क्या होते हैं? वो अर्थ नहीं होते जो दिखाई देते हैं, हर चीज के छुपे हुए अर्थ भी पाए जाते हैं। एक बोला कि रावण इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसके एक ही मस्तिष्क में 10 मस्तिष्क जितना ज्ञान था, यानी उसका सॉफ्टवेयर और इतना डेवलप था कि बहुत ज्यादा उसमें मेमोरी थी। तो एक दूसरा वो, क्योंकि पढ़ते लिखने काम कम पड़ता था इनको तो आगे गपोड़ चलाने होते थे। वो बोला रावण के कितने सिर थे? अरे भाई 10 सिरों जितना ज्ञान था उसे एक सिर के अंदर, इतना ज्ञानी व्यक्ति था वो। तो देखिए, हर चीज के वो अर्थ नहीं होते जो हमें दिखाई देते हैं। आप उन अर्थों का विखंडन कीजिए,
और उनकी छुपी हुई भाषाओं को समझने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि प्लेटो जो लिखना चाह रहा है उसका मूल मंतव्य समझने की कोशिश कीजिए। अब हो सकता है कि था क्या, वो अपने जब इसको पूरा देखें, मैं अपना अर्थ लगा अपने तो विखंडन करना है, क्योंकि आप अपना अर्थ लगाइए प्लेटो का, मैं तो ये अर्थ लगाता हूं प्लेटो के अंदर से राज करने की इच्छा मरी नहीं थी, क्योंकि वो शुरुआत से उसका एक सौपन था कि मैं बड़ा होकर स्टेट्समैन बनूंगा जैसे मेरे मामा थे। तो बाद में उसने ये देखा कि उसने गलती कर ली, गलती ये कर ली कि वो किसका पक्षधर हो गया, सुकरात का पक्षधर हो गया। जब सुकरात का पक्षधर हो गया ना, उसको पता चला मेरा यहां नंबर है, नहीं आएगा, नहीं आएगा, तो अब बताओ नंबर कैसे आए। तो फिर उसने सोचा कि एक ऐसी मेंटलिटी तैयार की जाए लोगों की ताकि लोग बोले यार राजा तो ये लगता है। तो उसने एक पूरा विमर्श तैयार किया, यानी एक पूरा ग्रंथ तैयार किया। किस नाम से? नहीं, एक ग्रंथ तैयार किया, रिपब्लिक लिखी, और उसमें यह बोला कि जो सबसे बड़ा दार्शनिक होगा वो क्या बनेगा? राजा। और उसको ये लगा कि इस किताब को लिखने के बाद जिस हिसाब से मैं यूनिवर्सिटी चला रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का विषय हूं, तो मेरे से बड़ा कोई दार्शनिक नहीं है, तो मैं क्या बनूंगा? यहाँ का राजा। तो ये है विखंडन। मैंने कोशिश की है एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कि ऐसे हर एक ग्रंथ में हर एक भाषा के जो अर्थ हैं वो निश्चित नहीं होते, आप उनके वो अर्थ लगाओ जो उसके अर्थ है ही नहीं, और नए नए अर्थों को खोजने की कोशिश करो। तो मौलिकता लाओ, चीजों को वैसे नहीं रटो जैसी कि वो लिखी गई है। तो ये काय पे बल देता है? विखंडन पे बल देता है। ये कहता है किसी भी चीज का क्या मत करो? एकीकरण मत करो, बल्कि उसको क्या करो? तोड़ो, टुकड़े कर दो उसके हर चीज के अंदर। समग्रतावाद में कभी भी विश्वास मत करो। जाति के विचार समग्र विचार हैं जो आपको चारों तरफ से घेरे रखते हैं। धर्म एक समग्रतावाद तैयार करता है, और क्या तैयार करता है? एकीकरण। आपके नहीं समझ में आ रहा समग्रतावाद क्या है, नहीं समझ में आ रहा एकीकरण क्या है, तब मैं एक शब्द लिखता हूं, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या तैयार करता है बताओ? एकीकरण तैयार करता है। राष्ट्रवाद समग्रता तैयार करता है, और फिर इसका परिणाम क्या निकलता है? कुछ लोगों के व्यक्तिगत हितों के ऊपर हम सबको बलिदान होना होता है। हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब लोगों के इच्छाओं के और लोगों के साध्यों के लिए काय का काम करने लगते हैं, साधन का काम करने लगते हैं। तो आप समग्रवाद और एकीकरण का क्या करो? विरोध करो। तो और काय का पालन करो? विखंडन का पालन करो। आधुनिकतावाद का विरोध करना है। सत्य और ज्ञान क्या है? सापेक्ष है। उत्तराधुनिकतावाद है क्या? एक संस्कृति में परिवर्तन करने की और स्थानीय संस्कृतियों को बढ़ावा देने की एक तरीका है। ये नई नई संस्कृतियों को, महावर्तांतों की ये विरोधी है। बहुलवाद, बहुकेंद्रीयता, बहुनरजातीयता इन सबको मानती है, जबकि आधुनिकीकरण इनको नहीं मानता। वो तो कहते हैं एक ही संस्कृति श्रेष्ठ है। बताओ कौन सी? पाश्चात्य संस्कृति, वो श्रेष्ठ है। वो समग्रवाद और एकीकरण के ऊपर बल देता है। तब एक दिन कार्ल मार्क्स क्या बोलता है? दुनिया के सारे मजदूरों क्या हो जाओ? एक हो जाओ। क्यों हो जाए? कौन बोल रहा है? उत्तराधुनिकतावादी। अब चलते हैं, एक और मजेदार चर्चा करते हैं। फिर ये किसका समर्थन किसका है? ये ना बहुत जोरदार बात आएगी। इनको आधा हटाते हैं एक बार, फिर चर्चा करेंगे इनके ऊपर। फिर एक मुद्दा और करते हैं कि ये ना नई राजनीति करता है। जब ये नई राजनीति करता है ना, तो ये उन वर्गों को महत्व देता है जो हाशियाकृत है, जो उपाश्रित है, जो दमित है। उन वर्गों का हिमायती है ये। उन वर्गों का विरोधी है जो अभिजन है, जो सत्ता के केंद्र में बैठे हैं, उनका ये विरोध करता है। और जो वर्ग हाशिया करता है, दमित है, उपाश्रित है, उनका समर्थन करता है। तब ये नारीवाद का समर्थन करता है। तब ये अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बहु संस्कृतिवाद का समर्थन करता है। तब ये अश्वेत आंदोलन का समर्थन करता है। तब ये विभिन्न जगहों पे नागरिक अधिकार आंदोलनों का समर्थन करता है। अब फिर चर्चा करते हैं। अश्वेतों का आंदोलन, शांतिवादी आंदोलन, पर्यावरणीयवादी आंदोलन, दलितों के आंदोलन, पिछड़ों के आंदोलन, ये सब क्या है? नई राजनीति है ये सारी। ये किसको सेंटर में लाती है? हाशियाकृत, उपाश्रित और दमित वर्गों को।
अश्वेतों का जो ब्रिटेन में पूरा आंदोलन चला, यही तो था। युवाओं के आंदोलन चले हैं यूरोप में, जर्मनी में और कई जगह भांति भांति से। ये सब युवा जो विखंडित करना चाहते हैं हर एक परंपरा को, उनका ये समर्थन करता है। तो ये नई राजनीति का समर्थन करता है और जो स्थापित अभिजन है उनको वहां से हटाना चाहता है, क्योंकि हर चीज को हटाना चाहता है। ये तो हर चीज को हटाना चाहता है, तो विचारों को, मूल्यों को, संस्कृति को हटाने के साथ साथ और किसको हटाएगा? उन संस्थाओं को और उन व्यक्तियों को हटाना चाहेगा जो कब्जा कर रखा है जिन्होंने। जैसे श्वेतवाद ने कब्जा कहां कर रखा है? अमेरिका के अंदर। ब्राह्मणवाद ने कब्जा कहां कर रखा है? भारत के ऊपर। इन सबको हटाना चाहता है। तो ये कौन किसको हटाना चाहता है? हाशियाकृत, उपाश्रित और दमित वर्गों का समर्थक है। कोई एक आधा और रह गया हो तो बता दो ताकि आप उस समझा दो। यही बड़े बड़े मुद्दे हैं इसके, है जी? है क्या हुआ? हाँ, वो तो आत्मनिष्ठार व्यक्ति, वो तो इनकी चर्चा होगी पहले, ठीक है। इन सब का ये क्या करता है? समर्थक है। तो ये ना एक क्वेश्चन तो यहीं से आएगा। अपन फिर दोहरा रहे थे, एक बार मैं इनको हटाता हूं और अपन फिर दोहरा लेंगे इनको। बस ये एक अजीब ही प्रकार का ये कंसेप्ट। अब आपकी दिक्कत नहीं आएगी कि ये चाहता क्या है। अब आप बताओ मुझे, आधुनिकता का ये विरोधी है और सत्य को ये सापेक्ष मानता है, किसी भी ज्ञान को अंतिम नहीं मानता, किसी भी ज्ञान को सत्य नहीं मानता। और देखें, महावर्तांतों का विरोधी, विखंडन का समर्थक है, बहुल केंद्रीयता और बहुल निर्जातीयता का समर्थक है, हाशियाकृत और उपाश्रित और नई राजनीति का ये समर्थक है। हाँ, स्थानीयता का, सार्वभौमिकता की बजाय स्थानीयता का समर्थन करता है। ठीक, अब हम देखें विज्ञान, तर्क, विवेक, इन सब का विरोधी है, ये बाहरी विरोधी है इनका। तब इसकी आलोचना की जाती है कि ये विज्ञान, विवेक, तर्क, बुद्धि और अनुभव का विरोध करता है। परिणाम क्या निकलता है कि अविवेकवाद को बढ़ावा देता है। यह कहता है सुख का कोई आधार नहीं है। कैसे मान लें कि वही व्यक्ति सुखी है जो ज्यादा तार्किक और ज्यादा वैज्ञानिक है, जो ज्यादा सोचता है वो ज्यादा सुखी है, या जिसके पास ज्यादा ज्ञान है? क्योंकि हमने ना लुई एल्थुजर को मरते हुए देखा है ज्यादा ज्ञान की वजह से, ठीक है। तो ये भी तो दिक्कत हो सकती है कि ये ज्यादा विज्ञान और तर्क करने काम के नहीं होती। आप तो अपने हिसाब से जियो जी, जो अच्छी लग रही है उसको मानो और जो अच्छी नहीं लग रही है उसको छोड़ दो। कोई ज्यादा तर्क और सोचने की जरूरत नहीं है, हर चीज पे प्रश्नवाचक लगाओ और तोड़ो। हालांकि इसके लिए तर्क जरूरी है, लेकिन ये कहते हैं तर्क का पालन नहीं करना। तो मान के चलिए विज्ञान का, तर्क का और इन सब का, विवेक का क्या है? ये विरोधी है, ये विवेक विरोधी है। ये शुरुआत ही चर्चा की थी, इनका विरोधी है। अब इसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ? एक फिलोसोफर ये था, इतिहासकार था टाइनबी। इसने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया 1920 में, अर्नोल्ड टाइनबी ने, और इसने इसका प्रयोग किया ब्रिटेन के संदर्भ में किया। और यह किया कि 1875 के बाद ब्रिटेन कमजोर होने लगा, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद जाने लगा, पाश्चात्य संस्कृतियां कमजोर होने लगी, और थर्ड वर्ल्ड के देशों में कुछ एक नई उमंग खड़ी होने लगी। 1850, 60, 70 के बाद छोटी छोटी उमंगें शुरू होना शुरू हुई। तो अगले 30-40 साल में जो ब्रिटेन का अवसान हुआ, तो ब्रिटेन ने चढ़ा कब है? ब्रिटेन ने हाइप क्रिएट कब की? कब उसने श्रेष्ठता साबित की बताओ? जब आधुनिकतावाद आया, उद्योगवाद आया, विज्ञानवाद आया, तो देखते ही देखते ब्रिटेन एक घटिया से कंट्री से महाशक्ति बन गया। और अब आधुनिकता जा रही है, और क्या आ रही है? ये व्यक्ति कह रहा है कि अब ब्रिटेन कमजोर क्यों हो रहा है? तो ये बोला कि अब आधुनिकता का काल जा रहा है, उत्तर आधुनिकतावाद आ रहा है, इसलिए ब्रिटेन क्या हो रहा है? कमजोर हो रहा है। इसने तो ब्रिटेन के संदर्भ में ऐसी चर्चाएं की थी, इसका और कोई ज्यादा मतलब नहीं था, इसलिए इसने उत्तर आधुनिकतावाद शब्द का प्रयोग किया।
फिर एक किताब आई 1979 में लियोटार्ड की, किताब थी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। इस किताब ये 1979 में आई। इसके बाद ना इस आधुनिकतावाद का एक अवधारणा के रूप में विकास हुआ। देखिए पहले तो एक शब्द के रूप में तो था ये, पर लोग इसकी चर्चा नहीं किया करते थे। फिर इसने ना पूरा समझाया, जैसे अभी अपन चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले, इसने पूरा समझाया कि उत्तर आधुनिकता होती क्या है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण किताब है पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। इसमें पहली बार इस अवधारणा का विकास किया गया। फिर ये खैर धीरे धीरे डेवलप हो गई। मैं एक थिंकर का नाम भूल रहा हूं, वो बड़ी इसकी मजेदार परिभाषा करता है कि ये शून्यवाद है और ये अहंकारवाद है। शून्यवाद को बोलते हैं निहिलिज्म और अहंकार का वाद को बोलते हैं नारिसिज्म। तो ये निहिलिज्म है और नारिसिज्म है। शून्यवाद क्या है? शून्यवाद का तात्पर्य ये है कि कोई भी चीज है वो सत्य नहीं, हर चीज शून्य है। कोई भी संस्था, कोई भी मूल्य, कोई भी विचार है वो झूठा है, हम उसको नहीं मानेंगे। इसको क्या कहा जाता है? निहिलिज्म कहा जाता है, शून्यवाद कहा जाता है। जर्मनी में पैदा हुए ऐसे विचार मुख्य थे। फिर एक आता है नारिसिज्म। नारिसिज्म ये बोलता है कि हम है ना, प्रत्येक व्यक्ति उसको महास्वार्थी होना चाहिए। महास्वार्थी वो होता है जो सिर्फ अपनी सोचता है और संसार की अन्य चीजों के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। वो तो ये दोनों एक ही चीज है आगे मिलके। तो ये कहता है कोई भी चीज सत्य नहीं है, ये कहता है सिर्फ मैं ही सत्य हूं और कुछ भी सत्य नहीं है। तो ये नित्य वित्स्य के विचारों से निकले हुए शब्द है। तो एक बहुत ही छोटी सी परिभाषा है कि उत्तराधुनिकतावाद शून्य है और क्या है? अहंकारवाद है। फिर बताएं निहिलिज्म या शून्यवाद होता क्या है? कोई भी चीज सत्य नहीं है, हर चीज जो आपको दिखाई दे रही है, हर संस्था जिसको आप सत्य माने बैठे हैं, हर जाति, हर धर्म जिसको आप सत्य माने बैठे हैं, ये शून्य है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये छद्म आवरण है। ये तो है शून्यवाद। अहंकारवाद क्या है? नारिसिज्म क्या है? ये घोर स्वार्थवाद है। मैं ही सत्य हूं और मैंने कह दिया वही सत्य है, बाकी जो और कह रहे हैं या और चीजें हैं वो सब क्या है? असत्य है। तो खुद के ऊपर बल देना अहंकारवाद है। तो बड़ी छोटी सी परिभाषा ये उत्तराधुनिकतावाद की, शून्यवाद है और ये अहंकारवाद है। तो हमने सिर्फ छोटी छोटी चर्चाएं की और एक पुस्तक की चर्चा की अभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बताओ कौन सी? पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। इसकी लियोटार्ड। अब हम एक एक करके और विचारकों के ऊपर विचार शुरुआत करते हैं। कौन कौन से हैं उत्तर आधुनिकतावादी विचारक और उन्होंने बोला क्या है? सबसे पहले कर लेंगे जीन बोद्रियार्ड। देखिए फ्रेंच है अधिकांश, और ये जो उत्तर आधुनिकतावाद है ये उत्तर संरचनावाद से जुड़ा हुआ है। ऐसी कंडीशन जैसे संरचना, हर संरचना को तोड़ना उत्तर संरचनावाद है। तो एक छोटे सा मुद्दा यही कर लेते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद जुड़ा हुआ किससे है? उत्तर संरचनावाद से जुड़ा हुआ है। संरचनावादी तो जब हम करते हैं तो हम ग्रामशी को भी करते हैं और उसके बाद लुईस अल्थुजर को, इन सब को करते हैं। इनके बाद जो आए जो संरचनाओं की खिलाफत करते हैं वो उत्तर संरचनावादी है। ये जो मिशेल फूको है ये संरचनावादी उत्तर संरचनावादी दोनों है। और ये ना फ्रांस में पैदा हुई उत्तर आधुनिकता मूलतः। इसमें कौन से विचारक ज्यादा है? फ्रेंच विचारक ज्यादा है। ये फ्रेंच अवधारणा है, जीन बोद्रियार्ड। फिर हम करेंगे एक जीन लियोटार्ड, एक करेंगे हम डेरिडा,
जेम्स डेरिडा, एक हम करेंगे जेमेसन, और अंत में हम व्यापक चर्चा करेंगे मिशेल फूको के। इतने ही विचार करने वाले हैं। पीटर बोर्दिये, बोर्दिये सुना था ना आपने? बोर्दिये, हाँ, पियरे बोर्दिये भी ऐसा ही विचार का उत्तर आधुनिकतावादी बोर्दिये भी। लेकिन ये मुख्य विचारक है, इनकी चर्चा शुरू करते हैं। पहले करते हैं जीन बोद्रियार्ड की शुरुआत करते हैं, एक एक पुस्तकें याद करते हैं पहले इसकी। जीन बोद्रियार्ड की पुस्तक है सिम्युलेशन। देखिए, बोद्रियार्ड, लियोटार्ड, डेरिडा और मिशेल फूको, ये चारों फ्रांस के, कतई अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। इनका जो जीवन काल मिलेगा ये 1930 से लेके और कहां तक का मिलेगा, लगभग 2000 तक का। यानी आज से 15-20 साल पहले तक जिंदा थे, ये लगभग सारे जिंदा थे, और फ्रांस के और दार्शनिक है ये मूलतः। जेमेसन एक है जो यूएसए का है, बाकी सब ये फ्रेंच है, तभी तो ये थोड़े समझ में कम आते हैं अपने। सिमुलेशन, सिमुलेशन का तात्पर्य होता है अनुरूपण या प्रतिकृति। प्रतिकृति भी समझ में नहीं है तो सिमुलेशन का तात्पर्य होता है फोटोकॉपी। फिर तो समझ आ गया, सिमुलेशन फोटोकॉपी होती है, प्रतिकृति। जीन लियोटार्ड, कोई पुस्तक याद आ रही है इसकी? मैं तो नहीं बताऊंगा। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, डेरिडा ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ज्यादा पुस्तकें नहीं इनकी, यही तो बात है। ये नाम ही अजीब है, एक बार याद होने के बाद तो नहीं भूलेंगे अपने को। जेमेसन, जेमेसन की पुस्तक का नाम लंबा है और वही इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। पोस्ट मॉडर्निज्म और कल्चरल रीजन ऑफ लेट कैपिटलिज्म। दोबारा करें, विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क। देखो फिर करते हैं, उत्तर आधुनिकतावाद, विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क, ये इसकी किताब है और ये इसका डायलॉग है, ये क्वेश्चन आता है। जेमेसन की किताब नहीं करेंगे, मिशेल फूको की जब आएगा तब कर लेंगे। जीन बोद्रियार्ड की सिमुलेशन करते हैं, और एक शब्दावली आप और याद करेंगे, हाइपर रियलिज्म। बस दो ही चीजें करेंगे इसकी, या हाइपर रियलिटी। अति यथार्थवाद, बिल्कुल सिंपल सी थीम है, ये अवधारणा है। ये कहता है ये आधुनिकता है ना, इसमें गड़बड़ है। ये आधुनिकता में कोई भी चीज मौलिक नहीं। आधुनिकता संप्रेषण के ऊपर बहुत बल देती है, यानी संचार के ऊपर ज्यादा बल देती है। तो इसने कहा कि कोई भी चीज इसमें सच्ची नहीं है, कोई भी विचार, कोई भी मूल्य इसमें सच्चा नहीं है। आधुनिकतावाद एक आभासी, झूठी दुनिया तैयार करता है। आधुनिकतावाद ये करता क्या है, यानी एक सिमुलेशन तैयार करता है। प्रतिकृति मौलिक होती है, मूल होती है, या झूठी कॉपी होती है? पर लगती कैसी है? सत्य ही होती है। तो ये कहता है ये एक आभासी और झूठी दुनिया तैयार करता है, और हम इसको क्या मानने लगते हैं? सत्य। और ये ऐसी दुनिया है कि संचार के द्वारा हमारे दिमाग में ऐसा थोपा जाता है कि जो चीज रियल नहीं होती, यथार्थ नहीं होती, वो भी क्या लगने लगती है हमें? अति यथार्थ लगने लगती है। अब हम चर्चा करते हैं, एक सेकंड में समझ में आ जाएगा। वो कहता है क्लिनिक प्लस लगाइए काले घने लंबे गहरे बालों के लिए, है ना? गंजे को बेच जाते हैं वो कि क्या कीजिए, काले घने लंबे बाल बार बार आपके दिमाग पे फेंकेंगे वो, उस विज्ञापन को, क्लिनिक प्लस को। आप क्या करेंगे? ना रे झूठ बोल रहा है यार, ऐसे काले घने लंबे बाल थोड़ी हो सकते हैं।
नहीं ये झूठ बोल रहा है, हालांकि आपको पता है मेरे बाल भी नहीं है, मैं तो गंजा हूं, लेकिन फिर भी आपको जब ये बार बार दिखाया जाता ना, चलो एक बार चेक तो कर ले, क्या पता बाल आ ही जाए, क्या पता लंबे काले घने हो ही जाए। आपको पता है झूठ है, आपको पता है क्या है, आभासी दुनिया है, प्रतिकृति है, लेकिन आपके दिमाग पे बार बार संप्रेषण और संचार के साधनों के माध्यम से ऐसा आक्रमण किया जाता है कि आप हर झूठी चीज को क्या मानने लगते हो, यथार्थ मानने लगते। तो कोई भी चीज यथार्थ है नहीं है। अब ये कोई यथार्थ थोड़ी है कि महापुरुष राज करेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा, लेकिन हुआ क्या है, बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, धर्म के माध्यम से, धर्म गुरुओं के माध्यम से एक ऐसा विमर्श तैयार किया गया कि हम ये लगते हैं कि ये गया नहीं कि देश है, गया नहीं, ये है तब तक अपना सुरक्षित है, इसके जाते ही कुछ अल्पसंख्यक धर्म वाले लोग हैं, ये पक्का ये अपने को मार देंगे। अच्छा, क्या तैयार की गई है, एक प्रतिकृति क्या तैयार किया गया, एक सिमुलेशन तैयार किया गया, क्या लगता है अपने आप को अति यथार्थ। फिर कई लोग रात को उठ के उठते हैं, हे मोदी 4 बार माला जप के फिर सो जाते हैं। लेकिन जब से भाव बढ़ने लगे हैं ना, और ये हालात टाइट हुई है देश की, अब फिर वो उठते हैं एकदम से, ओह क्या हुआ, और फिर पता है वो क्या करते हैं, वो 4-5 एक गालियां लिखे ना सोशल मीडिया के ऊपर महापुरुष को, फिर वापिस सो जाते हैं, है ना। तो उनको पता चल गया है, क्योंकि वो आभासी दुनिया से क्या आ गए हैं, बाहर आ गए। तो आप जीन बॉडरियार्ड की बात कर रहा हूं मैं तो प्रशंसक हूं उनका। सिमुलेशन और क्या शब्द है, शब्दावली आएगी, ज्यादा लंबा चौड़ा मामला नहीं है। इनकी पुस्तक है और ये है हाइपर रियलिटी तैयार करती है। जब आप प्रतिकृति को क्या मानने लगते हो, सत्यम, और ये काम कौन करते हैं, संप्रेषण और संचार करता है। बिल्कुल छोटा सा मुद्दा है जीन ल्योटार्ड का। अगर आप जीन ल्योटार्ड की भाषा में उत्तराधुनिकतावाद को परिभाषित करें तो बताओ क्या बोलेंगे। वेरी गुड, महावृतांतों में अविश्वास। तैयार हो गए, इतना ही मुद्दा है, महावृतांतों में अविश्वास। महावृतांत हम समझ चुके हैं क्या है, ये कहता है कि ये जो उदारता के जो बातें हैं, ये उदारता के मिथक है। एक कंप्लीट करता हूं बात, फिर समझाता हूं। इनके लिए बोलता है ये सत्य के मिथक है, उदारता के मिथक। हर जगह उदारवाद की जय जयकार हो रही है, उदारवादी पूंजीवाद लोकतंत्र की जय जयकार हो रही है। ये लग रहा है अरब देशों को भी यही लगा जब उन्होंने अरब बसंत क्रांति की, वहां के लोगों को, कि अगर सुख तभी प्राप्त होगा जब कौन सी संस्थाएं, कौन सी संरचनाएं और कौन सी राज पद्धति कहां जाएगी, हमारे देश में आ जाएगी, तब हम पूर्ण सुखी हो जाएंगे। तो ये क्या है, दरअसल उदारता के मिथक है। इन मिथकों को हम क्या माने बैठे हैं, सत्य, जबकि वास्तव में है क्या, ये मिथक है। हमारे ऊपर भी, मैं भी और आप भी, हमारे ऊपर पाश्चात्य संस्कृति की जितनी भी श्रेष्ठता के भाव हमारे ऊपर हावी हैं, ये सब क्या है, अपने आप में एक मिथक है। तो उदारता ने, उदार लोकतंत्रों ने जो भी मुद्दा तैयार किया है, और हम खुद देख रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने में हमने यही पढ़ा कि हर चीज कहां की श्रेष्ठ मानी, हमने पाश्चात्य श्रेष्ठ मानी। तो ये क्या है, ये एक सत्य है, लगते हैं, लेकिन वास्तव में है क्या, ये मिथक है। और इन मिथकों को हमें तोड़ना है। कौन कह रहा है, जीन ल्योटार्ड कह रहा है। अब किसके पास चले, कुछ नहीं करना, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, सिर्फ एक ही चीज करनी है, और वो विखंडनवाद, डीकंस्ट्रक्शन। विखंडन, कंस्ट्रक्शन, निर्माण नहीं करना, बल्कि क्या करना है, विखंडन करना है हर चीज का। हर चीज पे प्रश्न चिन्ह लगाना है, हर चीज के स्थापित अर्थ है उनके उल्टे अर्थ खोजने अपने को। ये है विखंडनवाद। और ये कहता है इस चीज के लिए सबसे उपयुक्त माध्यम कौन सा है, भाषा। तब एक भाषा शास्त्री हो चुका है सोसोरे, इससे ये बहुत ज्यादा प्रभावित है।
इसकी ना एक मजेदार छोटा सा वाक्य है कि भाषा ही विश्व है। भाषा ही विश्व है, लैंग्वेज इज वर्ल्ड, भाषा ही विश्व है, इतना ही है। सोसोरे से प्रभावित है, इसका विखंडनवाद है, भाषा शास्त्री है, भाषा पे अत्यंत बल देता है, और भाषा ही क्या है, विश्व है। अब हम ये देखिए कि क्या है ये भाषा। भाषा हम कई देर से कर रहे हैं, क्या है? देखिए हमारे जो विचार और हम जो भी चीज ग्रहण करते हैं किसी से भी, वो सब काय से ग्रहण करते हैं? हमारी जो अंतर चेतना है, हमारा जो अंतर्मन है, हमारे मस्तिष्क की जो सोचने की एक पद्धति है, वो काय के माध्यम से तैयार हुई है, भाषा के माध्यम से। हमने ये चीजें देख के तैयार नहीं की। हमारे मन में वर्तमान शासन सत्ता के प्रति जो छवि है, ये छवि देखने से तैयार नहीं हुई कि उसकी बार बार 56 इंच देखा गया तो हमारी ऐसी छवि तैयार होगी, नहीं। उसके लिए क्या बोली गई थी? भाषा। उसके लिए सोशल मीडिया पे शब्द आए थे, उसके ऊपर लंबी लंबी कविताएं आई थी, उसके ऊपर भाषण दिए गए थे, तो ये भाषा, उसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई, उसके ऊपर कहानियां लिखी गई, महाग्रंथ लिखे गए। इनकी वजह से हमारे मन में एक स्पष्ट छवि बनती है किसी के बारे में। तो हमारा अंतर्मन, हमारे विचार, ये सब किसकी परिणति होते हैं? भाषा। तो देरिदा। अब आ जाते हैं किसके पास? जेमेसन के पास। सिंपल सा है, ये जेमेसन है मार्क्सवादी, और मार्क्सवादी भी नहीं है, ये है नव मार्क्सवादी है। तो नव मार्क्सवादी उत्तर आधुनिकतावादी कौन है? एक ऐसा उत्तर आधुनिकतावादी जो नव मार्क्सवादी है, कौन है बताओ? जेमेसन। ठीक है, जेमेसन का तर्क क्या है, आप बताइए मुझे। हाँ, कि उत्तर आधुनिकता कुछ नहीं है, विलंबित पूंजीवाद है। पूंजीवाद का ही एक रूप क्या है? उत्तर आधुनिकता है। तो ये ना इधर से आलोचना टाइप चीज है ये। मैं एक बार वाक्य लिख देता हूं, इनको हटा देता हूं, चलो रख, इनको कहां लिखें, यही लिखते हैं कि उत्तर आधुनिकता विलंबित पूंजीवाद। देखिए विलंबित को ना मैंने एक जगह ये देखा, लेट कैपिटलिज्म, तो उसके आगे लिखा था मृत पूंजीवाद। हम कहते लेट ना, मरे हुए को तो बोलते हैं ना, लेट उसके लिए भी प्रयुक्त करते हैं हम। तो उसमें लिखा हुआ था मरा हुआ पूंजीवाद। मरा हुआ पूंजीवाद समझ नहीं पाया, क्योंकि उसने क्या किया, उसको लेट कैपिटलिज्म लिखा, उसने मृत पूंजीवाद बता दिया उसने, गूगल ने। तो ये होता है विलंबित पूंजीवाद। विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क। देखिए सांस्कृतिक तर्क का तात्पर्य है कि एक विशिष्ट प्रकार की क्या तैयार करनी है, तर्क के माध्यम से एक नई प्रकार की संस्कृति तैयार करनी है। अब ये पूंजीवाद आया है, ये कौन सा पूंजीवाद है? विलंबित पूंजीवाद है। अब हम कहें कि ये जो वर्तमान पूंजीवाद है, विलंबित लेट पूंजीवाद कैसे? पूंजीवाद का तब नया चेहरा सामने आया। ये वो वाला पूंजीवाद नहीं है जो आज से 100-150 साल पहले था। पहले वाला पूंजीवाद था और वर्तमान पूंजीवाद, इसमें अंतर है। जो पुराना पूंजीवाद था वो उद्योग केंद्रित था, और वर्तमान पूंजीवाद है वो सेवा केंद्रित है। वो जो पहले वाला पूंजीवाद था, प्री जो कैपिटलिज्म था, वो ना शारीरिक शोषण और श्रम का शोषण किया करता था। और वर्तमान का जो पूंजीवाद है, कौन सा शोषण करता है? मानसिक शोषण करता है, ये मनोवैज्ञानिक शोषण करता है। ये ना आपके दिमाग के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो ये ना और ही बहुत ही खतरनाक है। तो ये क्या है फिर? ये उत्तराधुनिकतावाद ये कह रहा है कि ये विलंबित पूंजीवाद का कैसा तर्क है, जो दिमाग के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। उत्तराधुनिकतावाद में हुआ क्या है तो वो पूंजीवादी, लेकिन बाद वाले पूंजीवाद ने एक नई प्रकार की संस्कृति को बनाने की कोशिश की। तो वर्तमान में खुद देख लीजिए, हम आसपास ना जितना शारीरिक पीड़ित नहीं है हम, अब काम नहीं होता उतना। न तो मजदूर पीड़ित है क्योंकि मशीनें आ गई है, हर जगह बहुत ही अच्छे काम हो गए हैं, फैक्ट्रियों में भी ऐसे ही लग गए हैं, लोगों को ठीक ठाक सा भोजन भी मिलने लग गया है। लेकिन अब शोषण हो कौन सा गया है? मानसिक है। मानसिक शांति नहीं, आप कहीं भी देख लीजिए, सब लोग एक ही चीज की तरफ, ये कहाँ मिलती है मानसिक शांति? ये नहीं मिलती है। और पहले था पसीना आता रहता था, शारीरिक शांति नहीं मिलती थी।
तब नींद तो अच्छी आती थी लेकिन शरीर सुख है नहीं पाता था। अब शरीर तो सुख पा गया लेकिन क्या सुखी नहीं है, दिमाग सुखी नहीं है। तो ये हुआ है विलंबित पूंजीवाद में एक नई प्रकार की मनोवैज्ञानिक शोषण और एक मनोवैज्ञानिक संस्कृति का निर्माण हुआ, जिसने पूंजीपतियों ने हमारी बुद्धि के ऊपर क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है, और अपने फायदे के लिए हमें चीजें बेचते जा रहे हैं और हम उनके जाल में उलझते जा रहे हैं। तो ये था जेमेसन, जो कहां का था, यूएसए का। बहुत ही फेमस लाइन है, विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क है कौन है, उत्तर आधुनिकतावाद। अब आप छोटी छोटी बातें थी, 2 मिनट में एक बार देख लो, फिर हटाऊंगा, फिर याद करूंगा। जीन बोद्रियार्ड, सिमुलेशन और हाइपर रियलिटी, लियोटार्ड, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन और महावर्तांत में अविश्वास, देरिडा, विखंडनवाद और भाषा ही विश्व है। एक थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ऑफ ग्रामेटोलॉजी इसका रिसर्च का टॉपिक था जो बाद में पुस्तकाकार रूप में सामने आया। गायत्री चक्रवर्ती स्पीकवॉक ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया है, क्योंकि ये तो मूलतः कौन सी भाषा में लिखते हैं, तो फ्रेंच है, इन्होंने फ्रेंच में लिखा है, उसका इंग्लिश भाषा में अनुवाद है गायत्री स्पीकवॉक ने किया। जेमेसन है नव मार्क्सवादी, ये है विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क। अब एक व्यक्ति बच गया, कौन, मिशेल फुको। इसके चर्चा आरंभ करते हैं। अब थिंकर के नाम आपके याद हो गए, छोटे छोटे एक दो पुस्तकें वो भी याद हो जाएगी। जीन लियोटार्ड, एक छोटी सी चर्चा और करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद का प्रयोग कहां करता है, राजनीति में करता है। देरिदा इसका प्रयोग कहां करता है, भाषा में करता है। अब कौन बच गया, जेमेसन, ये इसका प्रयोग कहां करता है, आर्थिक व्यवस्था में करता है। ये और याद रखना, लियोटार्ड ये काय में कर रहा है, चलो ये मैं इसका नहीं बताऊंगा, संचार में कर रहा है, ये काय में कर रहा है, संचार और संप्रेषण में। ये राजनीति में उसका प्रयोग करा, ये भाषा में करा, ये आर्थिक रूप से करा। अब आएगा मिशेल फुको। मिशेल फुको, देखिए 2-3 किताबें इसकी जरूर याद रखना आप। इसकी एक किताब है मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, एक इसकी सबसे मजेदार किताब है ना, वो है डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, बहुत ही मजेदार किताब है। दूसरी, तीसरी किताब है, ये 2 किताबें जरूर याद करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो मैं एक किताब और याद कर सकता हूं, मेरे अभी दिमाग में इतनी जगह है, तब आप याद करना इसकी द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, कामुकता का इतिहास। नंबर 4, फिर भी कहे कि मेरा दिमाग तो और ही ज्यादा विस्तृत है, तो उसके लिए एक पुस्तक और है, क्लिनिक का पैदा होना, बर्थ ऑफ क्लिनिक। बर्थ ऑफ क्लिनिक। 4 पुस्तकों में से पहली 2 पुस्तकें जरूर याद करना, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट। अब आप कहते हैं जी ये इतना होने के बाद मैं और ज्यादा कुछ याद नहीं कर पाऊंगा, तो फिर अपने सिर्फ अवधारणाओं के नाम देखते हैं। ज्ञान व शक्ति की अभेद्यता, विमर्श, इट मीन्स डिस्कोर्स, नंबर 3 जीनियोलॉजी, और एक कर देते हैं गवर्नमेंटालिटी। और एक और करना चाहें तो बायो पावर।
और इसी से रिलेटेड एक है बायोपॉलिटिक्स। जब हो जाएगी तब तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी एक बार देख लो, कई कहते हैं मैं तो रट्टे में एक्सपर्ट हूं जी, समझने का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तो ये 5 शब्द है: ज्ञान व शक्ति, अवैधता, डिस्कोर्स विमर्श, जीनियोलॉजी और गवर्नमेंटलिटी, प्रशासकीयता और बायो पावर या बायो पॉलिटिक्स। ये 5 इसकी मजेदार अवधारणाएं हैं जिनके ऊपर हम अब चर्चा करने वाले हैं। इनको हटा देते हैं। अब आपके 2 पुस्तकें याद हो गई है, बताओ कौन कौन सी? हटाता हूं। मैडनेस एंड सिविलाइजेशन, पागलपन और सभ्यता, और पनिशमेंट और अनुशासन। ये तो बहुत ही इसका ना बड़े जोरदार तर्क आज देखेंगे। पनिशमेंट क्या होता है, अनुशासन क्या होता है, और खतरनाक कौन सा होता है। अपन सबसे पहले करते हैं ज्ञान, शक्ति और व्यक्ति, इनका त्रिकोण करते हैं। चलिए पहले हम चर्चा करें शक्ति क्या है। तो शक्ति की इसकी जितनी भी अवधारणाएं हैं वो नीत्शे से प्रभावित। इस व्यक्ति के ऊपर इसका बहुत प्रभाव है। नीत्शे जो कि एक फिलोसोफर रह चुका है जर्मन, उसका बहुत प्रभाव है इसके ऊपर। शक्ति क्या है पहले इसको, कि शक्ति एक माइक्रो पॉलिटिक्स है। शक्ति कैपिलरी की तरह हर जगह फैली हुई है, कैपिलरीज के माध्यम से। शक्ति बहुकेंद्रीयता है और शक्ति राज्य केंद्रित नहीं है। शक्ति डाउन टू टॉप आती है। शक्ति दमन नहीं करती, शक्ति उत्पादन करती है। इनके ऊपर चीजों को घुमा लेंगे अपन सारी। शक्ति राज्य केंद्रित नहीं होती। अपन क्या कहते हैं, शक्ति किसके पास होती है? शक्ति और सत्ता राज्य के पास। ये कहता है राज्य शक्ति का केंद्र नहीं है, शक्ति के केंद्र बहुत सारे होते हैं। शरीर में शक्ति अंग अंग के अंदर समाई होती है। जरूर नहीं है कि शक्ति सिर्फ मसल्स में हो, पैरों में हो, या फिर अपन कहते कहां हो, मस्तिष्क में हो। ऐसा कुछ नहीं है। हर एक अंग में कैपिलरीज के माध्यम से, और ये हमारी जो नर्व्स हैं इनके माध्यम से शक्ति हर जगह गति करती रहती है। तो शक्ति बहुकेंद्रीय होती है। अब मैं इतना ही बता दूं कि शक्ति बायो पावर है। बायो पावर है कि आदमी में शक्ति एक जगह केंद्रित है या फैली हुई है। शरीर के हर अंग में क्या पाई जाती है? शक्ति पाई जाती है। वैसे ही समाज की हर एक संस्था में, अंग में शक्ति पाई जाती है। स्कूल के पास एक शक्ति होती है, जाति के पास भी शक्ति होती है, धर्म के पास भी शक्ति होती है, कारागृह के पास भी शक्ति होती है, हॉस्पिटल के पास भी शक्ति होती है। हर एक संस्था जिसका आप नाम ले सकते हो उसके पास क्या पाई जाती है? शक्ति पाई जाती है। वो आपको बाधित करती है। शक्ति है आदेश देने का अधिकार, उसका पालन करवाना। परिवार के पास भी शक्ति होती है। तो फिर आप जो बेरोजगार हैं वो कहते हैं चलो हम बायो पावर देखना चाहते हैं, क्या हर रंग में शक्ति है क्या? तो आज कहना बाबा क्या हाल है, बीड़ी का पीछे दइयो गए। इसका मतलब अब आपने अपने बापू के आदेशों की क्या कर दी है? अवहेलना। उन्होंने आपसे मना किया था कि आप बीड़ी नहीं पीनी है। अब वो आपके क्या करेगा? शक्ति का प्रयोग करेगा और आपकी आर्थिक लाइन को काट देगा। पैसे नहीं मिलेंगे अब आपको कि बेटा घर आ जा तू, है ना। परिवार, अब बताओ क्या शक्ति सिर्फ राज्य के पास या परिवार के पास भी है? शक्ति परिवार के पास भी है। हर एक स्कूल के पास भी शक्ति होती है। वो क्या करता है? फिर बच्चों को मन इच्छित तरीके से हाँकता है वो। तो अब ये और कहां पाई जाती है? ये ड्रिल क्या है? ड्रिल, ये पीटी क्या है? ये सुबह सुबह की प्रार्थना सभाएं क्या होती है? ये सब शक्ति के क्या है? विभिन्न रूप हैं, ताकि आपके दिमाग के ऊपर शक्ति बिठाई जा सके।
अनुशासन के माध्यम से शक्ति का प्रयोग हर जगह किया जाता है। तो शक्ति क्या होती है? बायो पावर। इसी को क्या बोलता है? वो बायो पॉलिटिक्स बोलता है। बायो पावर होती है शक्ति। ये कैपिलरीज के माध्यम से हर एक अंग और हर एक व्यक्ति के अंदर फैली हुई होती है। हर एक व्यक्ति है उसके पास भी शक्ति होती है। एक पुरुष के पास अपने परिवार में शक्ति होती है। एक बच्चा दूसरे, एक बड़ा भाई जो बच्चा है वो छोटे भाई पे शक्ति का प्रयोग करता है। तो हर के पास शक्ति होती है। शक्ति बिखरी हुई होती है। शक्ति केंद्रित नहीं होती, बल्कि क्या होती है? शक्ति डाउन से कहां की तरफ बढ़ती है? ऊपर की ओर बढ़ती है। शक्ति दमन नहीं करती, बल्कि शक्ति क्या करती है? उत्पादन करती है। अब हम देखेंगे कि शक्ति सिर्फ दमन का रूप नहीं है, शक्ति उत्पादन का रूप है। इसके लिए जरूरी है कि हमें शक्ति को किससे जोड़ना होगा? ज्ञान से जोड़ना होगा। ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही ज्ञान है। जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान है उसके पास शक्ति उतनी ही ज्यादा है, और जिसके पास शक्ति ज्यादा है इसके मतलब उसके पास ज्ञान भी क्या है? ज्यादा है। शक्ति और ज्ञान का अभेद्य संबंध है, और वर्तमान में तो ज्ञान ही क्या है? शक्ति है। नॉलेज इज पावर। इस पुस्तक का जो मैडनेस है और सिविलाइजेशन कर रहे थे, इसमें नॉलेज और पावर है आगे इसकी पूरी पुस्तक का नाम। नॉलेज एंड पावर इसकी पुस्तक का पूरा नाम है ये, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन में। अब हम देखें ज्ञान और शक्ति है, ये आपस में अभिन्न रूप से जुड़े हुए कैसे होते हैं? हम एक ज्ञानवान व्यक्ति की शक्ति का प्रयोग करके देखते हैं। एक मनोवैज्ञानिक के पास एक पागल आया और उसने कहा अपनी शक्ति का प्रयोग करके देखते, वो ठीक ठाक है, वो ठीक हो सकता है, उसको समझाया बुझाया जाए तो। वो मनोवैज्ञानिक बोला जी ऐसे करो, इसको पैक कर दो। कहाँ पैक कर दो? पागल खाने में। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। किसके लिए? समाज के लिए। तो अब उसने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और उस व्यक्ति को कहाँ भेज दिया? अब बताओ पुलिस क्या करती है, मिलिट्री क्या करती है? यही तो काम करती है। ठीक है। एक वकील ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और एक मर्डरिस्ट के संबंध में तर्क किए, और तर्क करके और जज के दिमाग में यह बिठा दिया कि ये आदमी निर्दोष है। तो उसने अपनी ज्ञान शक्ति का प्रयोग करके और आदमी को क्या कर दिया? स्वतंत्र कर दिया। तो डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये वकील, इनके पास कौन सी शक्तियां पाई जाती है? ज्ञान शक्ति पाई जाती है, जिसके द्वारा ये दमन नहीं करते, बल्कि एक काम और, दमन तो करते ही करते, एक काम और करते, क्या करते हैं? ये उत्पादन करते हैं। ये उत्पादन कैसे करते हैं? शक्ति उत्पादन कैसे करती है? एक डॉक्टर के पास एक मरीज आया, डॉक्टर साहब मेरी दिक्कत है ऐसी, मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है। सारा तो सारा ही है। वो बुढ़ा आदमी था। वो बोला डॉक्टर साहब मेरे हार्ट में दिक्कत है। कि बुजुर्ग बाबा, मैं गया, आप फलानी कंपनी का तेल खाना शुरू करो और फलानी कंपनी का बंद कर दो। आप सफोला खाओ और आपका हृदय बिल्कुल नरम और कोमल हो जाएगा। अब क्या हुआ? उस डॉक्टर ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और मैंने उसकी बात मानी। इसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा, सफोला के उत्पादन के ऊपर भी पड़ा। और अब एक फला ब्रांड जो मैंने बंद किया था उसका उत्पादन बंद हो गया, सफोला का उत्पादन शुरू हो गया। तो ये शक्ति क्या करती है? भांति भांति के उत्पादन करवाती है। डॉक्टरों को आपने विभिन्न प्रकार की दवाइयां और ये प्रेस्क्रिप्शन लिखते हुए देखा होगा। ये कुछ चीजों का उत्पादन बंद करवा देती है और कुछ का उत्पादन शुरू करवा देती है। तो ये ना बाजार को भी केंद्रित करता है ज्ञान। तो तभी ज्ञान के अंदर क्या पाई जाती है? शक्ति पाई जाती है, बाजार को केंद्रित करता है। तो अच्छा, अब कई बार आप है ना अपने गुरुजी से पूछो कि गुरुजी मुझे है ना, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, मुझे ना IAS की तैयारी करनी है, RS की तैयारी करनी है, तो गुरुजी को तेरा फलाने के पास जाना और फलाने के पास है मत जाना। तो एक का बंद और एक का काम है चल। या कहते तू घर पे तो तैयारी कर ही नहीं सकता, तेरे को जरूर फला से फला के बीच में जो बनी हुई है सारी चीजें, कहां से कहां तक है, ये उसके वो मिठाई दुकान कौन सी है, रिद्धि सीधी से लेकर तू कहां के मध्य जाना। हाँ, तो फिर वहां भागे भागे बच्चे आते हैं। ये ना सिर्फ दमन नहीं करते, ये क्या करते हैं? चीजों का शक्ति। क्योंकि आप गुरुजी हैं, गुरुजी के पास ज्ञान शक्ति थी, आप अब तक उनकी बात मानते आए हैं, तो अब आप भागे भागे यहाँ रिद्धि सिद्धि के ऊपर आओगे और फिर यहाँ आके और उत्पादन में क्या करोगे? सहभागिता करोगे और अपना अपना छोटा मोटा क्या दोगे? योगदान दोगे। तो माइक्रोपॉलिटिक्स, बहुकेंद्रीयता, राज्य केंद्रित नहीं है, टॉप टू डाउन चलती है, और क्या है?
अब एक अगर आप याद नहीं रखें तो इतना जरूर याद रखते हैं, ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही ज्ञान है। अब एक और बड़ी चीज आती है, विमर्श क्या होता है, डिस्कोर्स क्या होता है, इसकी चर्चा। अब हमने एक चर्चा कर ली कि ज्ञान ही शक्ति, शक्ति की जो अवधारणा है, ऐसी अवधारणा तो हमने नहीं देखी, ये निश्चय से प्रभावित है। अब हम विमर्श करते हैं कि विमर्श क्या है, डिस्कोर्स। जब किसी भी एक संस्था के बारे में, किसी भी एक वस्तु के बारे में जब एक जैसी विचार पद्धति हो जाती है, एक जैसे लोगों के विचार हो जाते हैं, तब क्या तैयार होता है, एक विमर्श। किसी, चलो आपके कोई दो चीजें ले लेते हैं, किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी मूल्य के बारे में या किसी भी संस्था के बारे में जब एक जैसी विचार पद्धति तैयार हो जाती है, सारे लोग एक जैसा ही सोचने लगते हैं, तो क्या तैयार होता है, एक विमर्श तैयार होता है। चलिए अपने यहाँ एक विमर्श तैयार करते हैं, गाय का विमर्श। सारे लोग एक जैसा सोचने लगे तो गाय एक पवित्र विमर्श तैयार हो गया, ठीक है। अश्वेतों के बारे में जो घटिया सोच है श्वेतों की, तो वो सारे श्वेत एक जैसा सोचते हैं, तो अश्वेतों के बारे में क्या तैयार हो गया, एक विमर्श तैयार हो गया। भारतीय नौकरशाही के बारे में एक विमर्श तैयार हुआ 30-40 साल में, चर्चा चलते चलते कि ये लाल फीताशाही का प्रयोग करते हैं, ये भ्रष्ट होते हैं, ये चोर होते हैं, ये लेट लतीफ होते हैं, काम करने की बजाय काम अटकाते हैं। तो आप कितना ही मैक्स वेबर को पढ़ लो, आपके दिमाग से ये नहीं निकलेगा, क्योंकि ये क्या तैयार हो चुका है, एक है विमर्श। किसी भी चीज के बारे में जब समाज के एक बड़े समूह के अंदर दिमाग में एक आइडिया तैयार हो जाता है ना, फिर वो उसी को मानते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, विमर्श बोलते हैं। मैं कितना ही समझा दूं कि गाय तब तक नहीं बचेगी जब तक कि आर्थिक रूप से उपयोगी नहीं होगी, तब तक नहीं बचेगी कोई भी चीज इस दुनिया में। लेकिन आप नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके अंदर धार्मिक विमर्श क्या कर दिया गया है, तैयार कर दिया गया आपके अंदर। तो ये होता है विमर्श। अब ये विमर्श क्या है, ये विमर्श है ना, शक्ति के साथ बड़ा अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। शक्ति के साथ विमर्श और शक्ति आपस में जुड़ी होती है। एक विमर्श ये था, और विमर्श ज्ञान के साथ भी जुड़ा होता है। पहले एक विमर्श ये चलता था, मिशेल फुको कह रहा है कि ये जो पागल होते हैं ना, ये भगवान की और ईश्वर की देन होते हैं, तो इनका कोई इलाज नहीं है। तो हजारों सालों तक विमर्श चल रहा था कि पागलपन भगवान की देन है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये क्या था, एक विमर्श था। फिर ना एक दिन मनोवैज्ञानिक तैयार हुए और उन्होंने उसकी काउंसलिंग की और उसको कुछ नींद की गोलियां दी, और देखते देश का व्यवहार परिवर्तित हो गया, पागल ठीक हो गया। विमर्श वही है, बदल गया, विमर्श बदल गया अब कि पागल को भी ठीक है किया जा सकता है। तो ज्ञान के द्वारा विमर्श को बदला जा सकता है। और ये जो विमर्श है ना, ये शक्ति को तैयार करता है। और शक्ति किसको तैयार करती है, विमर्श को। जब एक जैसा, जैसे अपने यहाँ एक विमर्श तैयार हुआ कि अगर बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा दिया जाएगा तो देश का कल्याण होगा, तब फिर है ना एक बहुसंख्यकों के पास क्या आई, एक शक्ति आई। या फिर इनके पास जब शक्ति आई तो उन्होंने एक विशिष्ट विमर्श तैयार किया देश के अंदर कि ये हिंदुत्व है ना, यही इस संसार, इस देश को आगे ले जा सकता है, विश्व गुरु बना सकता है। तो शक्ति के द्वारा इन लोगों ने क्या तैयार कर दिया, एक विमर्श तैयार कर दिया। और इसके लिए किसकी जरूरत होती है, ज्ञान की। तो विमर्श, ज्ञान और शक्ति आपस में क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। तो हम तो इतना ही याद रखें, डिस्कोर्स क्या होता है। डिस्कोर्स का तात्पर्य होता है एक विशेष प्रकार की सोच होती है, जो एक सामूहिक रूप से लोग सोचते हैं, वो विमर्श होता है। और ये शक्ति के द्वारा और ज्ञान के द्वारा तैयार किया जाता है। अब अपन आते हैं, एक पुस्तक तैयार, उसकी चर्चा करते हैं। पुस्तक का नाम है पनिशमेंट एंड डिसिप्लिन, या डिसिप्लिन और पनिशमेंट, सजा व अनुशासन। मिशेल फुको कहता है सजा दो प्रकार की होती है, एक होती है मोनार्कियल, एक होती है डिसिप्लिनरी, अनुशासनात्मक सजा।
देखिए इसका विचार वास्तव में मैंने अब ध्यान से पढ़ा तो मुझे कुछ समझ में आया, कुछ और नई चीजें पढ़ी तब। अनुशासनात्मकता कभी समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहा है। एक मोनार्कियल सजा है, पनिशमेंट है, और एक डिसिप्लिनरी पनिशमेंट है। दो प्रकार के पनिशमेंट होते हैं, राजतंत्रात्मक सजा और अनुशासनात्मक सजा। ये कहते हैं राजतंत्रात्मक सजा है ना, ये पिछड़े समाजों में दी जाती है। पिछड़े समाजों के लोग क्या करते हैं, सरेआम अपराधी को चौक चौराहे पे ले आते हैं, उसके डंडे मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, या उसको चौक चौराहे के ऊपर फांसी दी जाती है। तो ये कौन सी सजा है, मोनार्कियल सजा बोलते हैं। ये घटिया और पिछड़े हुए समाजों में ये सजा दी जाती है जब सरेआम उसको शारीरिक दंड दिया जाता है, उसको पीटा जाता है, कोड़े लगाए जाते हैं। अरब देशों में आपने सुना होगा उसके 100 कोड़े लगाए गए, उसके 50 कोड़े लगाए गए। ये है मोनार्कियल सजा जो शरीर को दी जाती है। दूसरी होती है कौन सी सजा, अनुशासनात्मक सजा। इसमें क्या किया करता है, अपराधी को पीटा मारा नहीं जाता, उसको पकड़ा जाता है और पकड़ के और जेल की एकांत कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अब ये और ही खतरनाक सजा है। कौन सी सजा से, आपको जब 100 कोड़े लगाए गए थे वो 2, 3 या 4 घंटे में कंप्लीट हो गए थे। अब आपको 4-5 साल तक उस जेल कोठरी में एकांत में रखा जाएगा। अब आप तिल तिल कर मरेंगे और एकांतवास आपको परेशान करेगा, आप पागल भी हो जाएंगे। तो ये उससे भी खतरनाक सजा है। जो कौन सी सजा होती है, तो ये बताओ ये कौन सी सजा, ये मनोवैज्ञानिक और मानसिक सजा है। और पूंजीवाद में आधुनिक समाजों में ये सजा दी जाती है। ये जहां शारीरिक सजा है, ये पूंजीवादी समाजों में, आधुनिक समाजों में ये मनोवैज्ञानिक सजाएं दी जाती है। इन सजाओं को देने के लिए एक्सपर्ट रखे जाते हैं। इस सजा को देने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती, किसी को भी बुलाते हैं कि मारना इसके 4 डंडे, कोई भी मार जाता है। इस सजा को देने के लिए एक्सपर्ट चाहिए, साइकेट्रिक चाहिए, जो कहते हैं कि इसको पागल खाने में बंद करना है, वो बोलेगा तब पागल खाने बंद होता आदमी। उसके लिए वकील चाहिए जो उसको कहां भेज दे, जज चाहिए, स्पेशल आदमी, पढ़े लिखे आदमी, लो LLB LLM की आदमी चाहिए उसको जेल भेज सके। उसके लिए फिर ये आदमी चाहिए जो उसको पैरोल के ऊपर छोड़ते हैं, ऐसे विशेषज्ञ चाहिए पैरोल पे छोड़े या नहीं छोड़े। तो ये मनोवैज्ञानिक, ये वकील, ये जज, ये आम आदमी होते हैं क्या? नहीं होते। ये तो कौन से होते हैं? ये विशिष्ट आदमी होते हैं। तो ये पेशेवर आदमी कौन सी सजा देते हैं? अनुशासनात्मक सजा देते हैं। अब आगे चलते हैं। ये तो हुई सजाओं के रूप। अब एक इंस्पेक्शन हाउस की चर्चा करते हैं। इसके ऊपर आते हैं अपन, गवर्नमेंटलिटी के ऊपर। सजा के कितने रूप, खतरनाक सजा बताओ कौन सी होती है, आप बताओ। हाँ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन सी सजा थी, कितने प्रकार की थी, क्या थी। अब मैं आपको यह समझाऊंगा गवर्नमेंटलिटी क्या है। तो अपन 3 शब्दों को एक साथ समझेंगे, सॉरी 2 शब्दों को। एक हम समझेंगे पेनोप्टिकन को, एक हम समझेंगे गवर्नमेंटलिटी को, यानी प्रशासकीयता को। ये क्या है, इन दोनों शब्दों को समझते हैं अपन। पेनोप्टिन क्या है? पेनोप्टिन एक अर्धचंद्राकार जेल प्लान है, किसका? बेंथम का। याद आ गया? बेंथम कहता है कि आप ऐसे काम करो, एक काम कि एक अर्धचंद्राकार जेल बनाओ। और मैं तो कहता हूं पूरी गोल ही बना दो ना, मैं तो उससे बड़ा विद्वान हूं ना, तो मैं कैसा बोलूंगा, पूरी गोल बना दो जेल को। पर वो चलो ठीक है, उसने हो सकता है क्या सोच के कहा, उसके पास पैसे नहीं होंगे, उसने कहा ऐसी एक बना दो, ये कोठरियां बना दो, और यहां बना दो एक ऊंची सी क्या बना दो, मीनार बना दो। इस मीनार में एक क्या बिठा दो, एक बिठा दो प्रहरी। ये प्रहरी क्या करेगा, यहां रहेगा और ध्यान रखेगा इनका। अब इनको सबको बता दो कि तुम्हें यहां बैठा हुआ कौन देख रहा है, प्रहरी देख रहा है। अब आप उस प्रहरी को, तू सो आराम का है। फिर एक दिन वहां से प्रहरी हटा दो, लेकिन उनको पता नहीं लगता वहां से क्या हट चुका है, प्रहरी। अदृश्य रूप से ये सारे के सारे कैदी अनुशासन में रहेंगे। बताओ क्यों? क्योंकि उनको ये लग रहा है कि वो प्रहरी उनको देख रहा है, क्योंकि मीनार उतनी ऊंची है
ये कैदी नहीं देख पा रहे कि वहां प्रहरी सो रहा है, जाग रहा है या नहीं है। इनको इतना बताया गया था, एक दो बार उसने मुंह निकल के ऐसे कहा था, मैं हूं, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मेरे पास दूरबीन है। उसके बाद उनके मन में बैठ गया कि यहाँ परमानेंट एक प्रहरी रहता है जो हमें ऊपर से देखता रहता है, ऊपर से देखेगा तो हम सब दिखाई दे रहे हैं। हर एक आदमी को ये लगता है पक्का ही वो किसको देख रहा है, मेरे को देख रहा है। अब वो कभी भी अनुशासन भंग नहीं करते। अब चलते हैं आधुनिक समाज क्या करता है। आधुनिक समाज ऐसे ही प्रहरी तैयार करता है। किस रूप में? पहले वो स्कूल तैयार करता है जहां बच्चों को क्या सिखाया जाता है, अनुशासन सिखाया जाता है। फिर वो विश्वविद्यालय में पहुंचता है, वहां फिर अनुशासन में रहता है। फिर वो जब चलते फिरते, ये पुलिस वाले हैं, ये उसके डंडा मार देते हैं, कभी रोक के पर्ची काट देते हैं उसकी, फिर अनुशासन तैयार होता है। फिर ये पागल खाने, ये कारागृह और ये हॉस्पिटल, ये सब का एक अनुशासन के केंद्र है। तो एक दिन आदमी अपनी मौलिक स्वतंत्रता भूलकर क्या हो जाता है, अनुशासित। फिर उसको न तो स्कूल वाले कुछ कहते हैं, न विश्वविद्यालय वाले कुछ कहते हैं, न जेल खाना कुछ कहता है, न पागल खाना कुछ कहता है। फिर भी आदमी कहाँ रहता है, अनुशासन में रहता है, अनुशासन भंग नहीं करता। तो ये कहता है आधुनिक समाज है ना, वो आपके दिमाग पे ऐसा कब्जा करता है कि आप उससे मुक्त हो ही नहीं सकते। और जब ये सब किया जाता है ना, तब आपको पुलिस पीटती नहीं है, आपके ऊपर राज्य आपको मारता नहीं है, राज्य कभी भी आपको कुछ नहीं छीनता। ऐसी ही राज्य की शक्ति को, अनुशासनात्मक शक्ति को क्या कहा जाता है, गवर्नमेंटलिटी कहा जाता है। देखिए, आपकी सारी स्वतंत्रताएं छीन ली इन्होंने और आपको पता ही नहीं चला। स्कूल के माध्यम से आपके दिमाग में ऐसा अनुशासन बिठाया, बार बार गीत गवा गवा के हमसे हमारे अंदर राष्ट्र की एक छवि बिठा दी कि हम उसे मुक्ति नहीं हो सकते। मंदिरों में जाके, मस्जिदों और गुरुद्वारों में जाके हमें धर्म की एक निश्चित छवि बना दी कि हम उसे मुक्ति नहीं हो सकते। तो ये सब है ना, फिर हम अनुशासित हो जाते हैं। सरकार, जेल, विद्यालय, महाविद्यालय, पागल खाने, कारागृह। तो अपन है ना, जब भी कारागृह के आगे से निकलते हैं तो क्या होता है बताओ, अपने आप ही अनुशासित हो जाते हैं। ये देखिए, ये दो प्रकार का काम करते हैं कारागृह। कारागृह एक तो उन लोगों को जो कि वहां बंद है, उनको यहां बंद रखते हैं। दूसरा, उसके आगे से जो लाखों लोग निकलते हैं, वो उनको देखते ही क्या हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं। तो कारागृह, अब बताओ, क्या आपको कारागृह भेजा गया क्या? नहीं है। फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से आपके दिमाग में इस प्रहरी की तरह कौन बैठा हुआ है? वो बैठा हुआ है, कारागृह बैठा हुआ है, पागल खाना बैठा हुआ है। ये सारी चीजें कि आपने कुछ भी किया कि आपको कहां भेज दिया जाएगा, कारागृह। तो कारागृह आपके दिमाग में 24 घंटे बैठा रहता है। ऐसे ही अनुशासन को, जिसमें आपको शारीरिक दंड नहीं दिया जाता और फिर भी आप अनुशासित हो जाते हैं, क्या कहलाती है, गवर्नमेंटलिटी कहते हैं। आजकल स्कूल भी ऐसे ही तैयार होते हैं, बीच में प्रिंसिपल बैठा होता है, हर शिक्षक को ये लगता है प्रिंसिपल मुझे देख रहा है। तो आजकल यही चल रहा है पूरे समाज में, और ये कैमरे भी इसी का प्रतीक है। क्या बच गई? जीनियोलॉजी बच गई। छोटा सा मुद्दा है, कोई भी सत्य है अंतिम नहीं होता, लेकिन कई बार शक्ति क्या करती है, अपनी बात मनवा देती है और ये कहती है यही सत्य है। स्टालिन ने क्या किया कि कोलखो सत्य है, मार्क्स सत्य है, एक देश में समाजवाद सत्य है, लोगों ने मान लिया। हिटलर बोला निर्जातीयता सत्य है, जर्मनी राष्ट्र राज्य है, सत्य है। मैं महान हूं, ये सत्य है। जर्मनी एक महान देश है, ये सत्य है। हमें रहने के लिए बहुत सारी जमीन चाहिए, ये भी सत्य है। और हम दूसरों को पीट सकते हैं, ये भी सत्य है। तो बताओ, इसका काय का सहारा लिया? शक्ति का। तो जीनियोलॉजी कहती है वैसे कोई सत्य नहीं होता, लेकिन शक्ति किसी चीज को क्या साबित कर देती है, सत्य। इसको क्या बोला जाता है, जीनियोलॉजी बोला जाता है। हमने चर्चा की किसकी, मिशेल फुको के। अब सारी मुद्दे समझ में आ गए, अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही ज्ञान है। विमर्श आ गया। डिस्कोर्स क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की सोच जो सब लोगों में एक साथ पाई जाती है, वो विमर्श होता है। सजा अलग होती है और अनुशासन अलग होता है। सजा फिर भी कम खतरनाक होती है, अनुशासन ज्यादा खतरनाक होता है। और ये अनुशासन क्या तैयार करता है, आधुनिक पूंजीवादी समाज में गवर्नमेंटलिटी तैयार करता है। बायो पावर, बायो पॉलिटिक्स, पैनोप्टिन और प्रशासकीयता, इसकी हमने चर्चा की। और अंत में चर्चा काय की कर ली, जीनियोलॉजी की। ये था महान विचारक मिशेल फुको। अब हम चर्चा करेंगे कि क्या इस उत्तर आधुनिकतावाद में कोई कमी भी है क्या। ज्यादा चर्चा नहीं करें। उत्तर आधुनिकतावाद में कमी ये पाई जाती है कि ये विखंडन पैदा करती है।
ये ना निराशा पैदा करती है, क्योंकि आदमी को धर्म आशा पैदा करता है, विचारधाराएं आदमी के अंदर आशा पैदा करती है, अपनी पहचान व्यक्ति में आशा पैदा करती है, अपनी जो संस्कृति होती है वो व्यक्ति में आशा पैदा करती है। धर्म आशा पैदा करता है, ईश्वर आशा पैदा करता है। ये कहते हैं ईश्वर विचारधारा, ये लुटाड़ कहता है कि सब चला जाएगा। जब वहां वर्तांतों का अंत होगा तो न तो ईश्वर होगा, न धर्म होगा, न जाति होगी, न राष्ट्र होगा, कुछ नहीं होगा। जब ये सब कुछ नहीं होंगे तो हम फिर किसके सहारे जिएंगे भाई? तो हमारा कोई सहारा नहीं होगा, फिर हम निराश हो जाएंगे। तो ये चीजें है ना, ये मार्क्सवाद आशा पैदा करता है, उदारवाद आशा पैदा करता है कि हमारी जिंदगी भी क्या होगी, अच्छी होगी। फिर जब बहुकेंद्रीयता पे बल देते हैं, बहु नरजातीयता पे बल देते हैं, तो समाज में विखंडन आते हैं, लोग लड़ते हैं आपस के अंदर। ये इसमें कुछ कमियां हैं। और फिर अंत में चर्चा करें हेबरमास की। हेबरमास ने कहा कि आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। याद आया? अंत में ये बात करके और उत्तर आधुनिकतावाद को समाप्त करते हैं हेबरमास की बात से। कि उत्तर आधुनिक माफी चाहूंगा, आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है। इसका तात्पर्य जो आप समझ रहे हैं इसका अन्यथा अर्थ नहीं ले आप कि आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है, चलो फिर उत्तर आधुनिकता ले आते हैं ना। ये कह रहे हैं अभी तो आधुनिकता ही पूर्ण नहीं हुई है। जब आधुनिकता पूर्ण हो जाएगी तब क्या आएगी? उत्तर आधुनिकता। तो अभी पहले इसको तो पूरा होने दो। तब हेबरमास बहुत ही गंभीर आलोचक है किसका? उत्तर आधुनिकतावादियों का। अकेला हेबरमास ही नहीं है, इनका आलोचक है नाम चोम्स्की। नाम चोम्स्की की एक बुक बता दो जो सबसे फेमस है, बहुत ही ज्यादा, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, सहमति का गणना, सहमति गणना, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, फेल्ड स्टेट, रोग स्टेट, ये सब किसकी किताबें हैं? नोम चोम्स्की की। तो आज हमने चर्चा की उत्तर आधुनिकतावाद की। तो खूब आनंद आया आपको भी, मैं उम्मीद करता हूँ। मुझे पढ़ाने में बहुत आनंद आया उत्तर आधुनिकतावाद। भगवान मिशेल फूको की आत्मा को शांति दे। चलिए, तो एक बार अंतिम चर्चा, छोटी छोटी चर्चाएं। बोद्रियार्ड की दो चीजें बता दो, सिमुलेशन, हाइपर रियलिटी। लियोटार्ड की एक ही बात, महावृतांतों का विरोध और उसकी पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। अब चलते हैं डेरिडा के पास। डेरिडा ऑफ ग्रामेटोलॉजी और विखंडनवाद, जेमेसन विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क, और अंत में मिशेल फूको ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही ज्ञान है, और प्रशासकीयता, जीनियोलॉजी और डिस्कोर्स, ये सब मुद्दों की चर्चा की। हेबरमास ने और नोम चोम्स्की ने आलोचना की, और हेबरमास बोला कि आधुनिकता अभी भी एक है अधूरा प्रोजेक्ट। धन्यवाद। जो छोटे बहन भाई ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी आनंद आया होगा, उनको भी आज इस विषय को, इस टॉपिक को पढ़ के, क्योंकि बिल्कुल नया टॉपिक था। कोशिश की मैं देखिए आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। अब कहाँ तक कामयाब हुआ ये तो आपकी प्रतिक्रियाएं बताएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।